जन्म पत्री तो एक ही होती है, लेकिन फिर भी ट्विंस होते हैं, कुछ होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग चार्ट भी देखने होते हैं हमारे को, है ना। और उन चार्टों को देखने के लिए बहुत सारी किताबें भी है। ओरिजिनली तो पारशर शास्त्र में सब लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाते कई दफा। जो ओरिजिनल किताब होती है बरसों बाद समझ में आती है, उससे पहले छोटी छोटी टेक्स्ट बुकें होती हैं, उन्हीं से आदमी समझ लेता है, क्योंकि लोगों ने उसका बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई किया हुआ होता है कि ये क्या चीज है। आज का जो विषय है वो योग परिचय है, कि कभी कभी किसी आदमी को कोई प्रिडिक्शन देनी हो तो कैसे दी जा सकती है। और उस प्रिडिक्शन को देने के लिए आपको जरूरी नहीं कि जन्म पत्री की सारी बातें पता हो। जन्म पत्री में जो योग बनते हैं, उन योगों के माध्यम से भी आप बहुत सारी बातें बता सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 842 योग हैं। और 842 योगों के अलावा भी अगर आप वो दूसरी किताबों को भी जोड़ देंगे तो योगों की संख्या बहुत हो जाएगी। और लगभग आज की तारीख में हर सॉफ्टवेयर में सारी किताबें लिख के डाल दी गई है जो आप जन्म पत्री बनाते हैं। आप उसको एक बार कमांड देंगे कि मेरी जन्म पत्री में पाराशर होरा शास्त्र के कितने योग बनते हैं। जब आप ये कमांड उसको दे देंगे तो वो जितने भी आप कॉम्बिनेशन आपकी होते हैं, कि आपकी कुंडली में ये राजयोग है, ये पतन का योग है, ये उन्नति का योग है, ये आपके बीमारी देने वाला कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये ऐसे योग है, तो वो सारे के सारे लिख के देगा। और उन सारे योगों को आप पढ़ सकते हैं, तो उनके बेस पे भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन ग्रहों के मिलने से किसी भाव में जो योग बनते हैं, इसके अलावा भी कभी कभी भाव से, किसी भी भाव में कोई ग्रह बैठ जाता है तो उससे भी योग बनता है। भाव के मिलने से भी योग बनता है, दो ग्रहों के मिल जाने से भी योग बनता है, और भाव में जो राशि बैठी होती है उसमें और ग्रह के मेल से भी योग बनता है। तो योग बनाने के लिए हमारे पास भाव होता है पहले, फिर राशि होती है और फिर ग्रह होता है। इन तीन चीजों के मिलने से हमारे पास योग बन जाते हैं। और ये योग जो बनते हैं, इन योगों के माध्यम से हम बहुत सारी बातें जो जन्म पत्री में संभावनाएं होती है उनके बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि ये योग जो होते हैं जन्म जन्मांतर में जो मैंने कर्म किए हैं उनके माध्यम से जो मेरे संचित कर्म है वो योगों के माध्यम से कुंडली में झलकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरी कुंडली में डिनायल ऑफ मैरिज है, ये योग है। अब क्या होगा कि दशा कितनी भी आ जाए पर शादी नहीं होगी। मान लीजिए शादी का योग है, तो दशा आते ही, जरासी दशा आते ही या उन ग्रहों के जब संबंध बनेगा तो शादी हो जाएगी। लेकिन शादी का सुख है कि नहीं है, ये नहीं होगी गारंटी। अब आपका शादी का सुख का योग भी है तो बहुत अच्छा है, वो भी अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो ये जो योग होते हैं, मैंने कई जन्मों में जो भी मेरी आत्मा ने जन्म लिया और अच्छे और बुरे जो कर्म किए, उनके फल योगों के माध्यम से मिलते हैं। और योग जो होते हैं वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। और जो योग होते हैं कोशिश करेंगे कुछ 10-5 योग जनरल करेंगे, कुछ विशेष योगों पे बात करेंगे। पर योग बनते कैसे हैं आज की क्लास के बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। और वैदिक ज्योतिष हो चाहे नाड़ी ज्योतिष हो, चाहे आपकी कृष्ण मूर्ति पद्धति हो, योगों का बहुत महत्व हो। और जो योग होते हैं वो प्रभावित किस चीज से होते हैं, कि ग्रहों के 4 प्रकार के जो संबंध बनते हैं जिन पे हमने शुरुआत में बात की थी, उन 4 प्रकार के संबंधों से योग घटते और बढ़ते हैं। उनकी स्ट्रेंथ कभी बहुत पावरफुल हो जाती है और कभी उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है। जिन ग्रहों के योग बनते हैं उन योगों में अगर वो ग्रह निर्बल हैं, पावरफुल नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, कमजोर पड़ रहे हैं, तो उस योग का फल भी कम होगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी को मैं कहता हूँ तुम्हारी कुंडली में राजयोग है, अगर ग्रह बहुत ताकतवर है तो हो सकता है आप राजनीति में चले जाएं। ग्रह थोड़े उससे कमजोर हैं तो हो सकता है आप अपने इलाके के छोटे मोटे नेता वेता बन जाएं। और कमजोर है तो हो सकता है किसी यूनियन यूनियन में शामिल हो जाएं, आप उसके नेता बन जाएं। लेकिन योग तो फलित होगा। अब योग जितना पावरफुल है और अगर कमजोर है तो उसे पावरफुल बनाने के लिए लोग उपाय करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जेमस्टोन्स पहनते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, है ना। पवित्र स्थानों पे जाके उसकी पूजा पाठ भी कराते हैं, तो उसको बलशाली बनाते हैं। और जब योग बलशाली होता है तो अपना प्रभाव देता है।
लेकिन कभी कभी कोई योग हमें एक ऐसा फल दे रहा होता है जो बहुत अच्छा है, लेकिन वो योग दूसरी चीज को भी नुकसान पहुंचा रहा होता है। और जब वो दूसरी चीज को नुकसान पहुंचा रहा होता है तो एक चीज दे रहा है तो दूसरी चीज छीन भी रहा है, ऐसा भी हो जाता है। तो योग जो होते हैं बहुत पावरफुल माने जाते हैं, क्योंकि इन योगों के माध्यम से जो भी घटनाएं घटती है, वो दशा हो या ना हो घटित होती है। और दशा आ जाए तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो सोने में सुहागा हो जाएगा, फिर तो और भी अच्छा फल मिलने लग जाएगा। तो बिना दशा के भी योग आजीवन काम करते हैं और अपना प्रभाव देते हैं। प्रत्येक ग्रह की एक उम्र भी होती है, जो हमने शायद आपको शुरू में दिखाई दी है। जैसे सूर्य की उम्र 22 साल है ना। शनि महाराज की 36 साल है। मंगल ग्रह के आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि मंगल दोष 28 साल में खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हर ग्रह की एक उम्र है, उस उम्र में भी विशेष तौर से कुछ ग्रह अपना फल देते हैं। और जब कभी शुभ ग्रहों से योग बनते हैं तो कभी पापी ग्रहों से भी योग बनते हैं। तो कभी शुभ और पापी ग्रहों के मिलने से भी योग बनते हैं, जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार का फल दे सकते हैं। इसीलिए जीवन में कभी कभी हमारे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों टाइम एक साथ आ जाते हैं। एक तरफ आदमी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजीव गांधी जी थे, उनकी कुंडली के अंदर राजा बनने का योग था, राजा बने तो मां मर गई। इधर मां मरी पड़ी है, इधर आपको राजपाट मिल जाए। संभवतः हो सकता है राजपाट की कोई खुशी ही ना हो। कभी कभी हम देखते हैं कि घर में शादी होती है और अचानक कहीं खास रिश्तेदारी में आदमी की मौत हो जाती है, तो खुशी भी होती है और गम भी हो रहा होता है, दोनों काम एक साथ होते हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। आपको एक छोटा सा योग बताता हूँ कि जिस किसी भी आदमी की जन्म कुंडली में मृत्यु के घर में, मृत्यु का घर कौन सा होता है? 8वां घर होता है। इस घर में जब भी बुध ग्रह बैठते हैं, बुध ग्रह विराजमान होते हैं, तो कहते हैं खुशी के मौके पर गम के आंसू। जब जब आपके घर में खुशी के अवसर आते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको ऐसी खबर मिल जाती है जो आपका मन उदास कर सकती है। इसका अर्थ ये हो गया कि बुध 8वें घर में तभी होगा जब शाम के समय जन्म होने की संभावनाएं होंगी। तो इसलिए ऐसे योग बहुत सारे हमें मिलेंगे, जिन योगों के माध्यम से हमें पता चलता है। जैसे कोई व्यक्ति मंगलिक है, तो लोग कह देते हैं इसकी शादी भी नहीं हो सकती 28 साल से पहले, ये तो मंगलिक है। आने दो। तो 28 साल तक क्या होता है, आदमी पिट दूसरों से पिट लेता है, कभी दूसरों को पीट लेता है, अपमान सहने की ताकत आ जाती है, दूसरे को अपमानित करने की ताकत आ जाती है। तो क्या होता है, आदमी को समझ आ चुका होता है कि भैया कुछ नहीं है, ये आवारागर्दी की बात है। तो आदमी थोड़ा सहनशील हो जाता है, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ एडजस्टमेंट करना सीख लेता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भैया 28 साल के बाद शादी करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हमारे पास जो ग्रह हैं उनमें प्रमुख रूप से 5 ही ग्रह हैं। सूर्य और चंद्रमा को ग्रह नहीं माना गया है, क्योंकि सूर्य एक तारा है और चंद्रमा एक ग्रह है धरती का, और राहु और केतु छाया ग्रह है। तो 4 ग्रह तो हटा दिए गए। अब बच गए हमारे पास 5 ग्रह, बुध बृहस्पति शुक्र शनि। इनसे विशेष योग बनते हैं, और सूर्य चंद्रमा से भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते, राहु और केतु से भी बनते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से जो योग बनते हैं, वो जो 5 ग्रह मैंने बताए, बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, इनसे बहुत महत्वपूर्ण योग बनते हैं। और ये योग जो होते हैं जीवन में फल देते चले जाते हैं। और हमारे जो कर्म होते हैं ज्योतिष शास्त्र में दृढ़ और अदृढ़ क्रम माने जाते हैं, अशंशल और सेमी अशंशल। जो अशंशल होते हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं, कोई भी उपाय कर लो वो कटेगा नहीं, वो भुगतना ही पड़ेगा। उपाय करने से सिर्फ इतना हो जाएगा कि आप में उसको सहने की शक्ति मिल जाएगी, क्षमता बन जाएगी, और बाकी कुछ नहीं बनेगा। तो आज हम जो योगों पे बात करते हैं, अब आप देखिए ये जब योग बनेंगे तो कभी कभी क्या होगा कि एक योग जो बन रहा है वो मित्र ग्रहों से मिलकर बन रहा है। मित्र ग्रहों से मिलकर योग बन रहा है तो पूरी तरह फलित हो सकता है। शत्रु ग्रहों से मिल रहा है तो क्या होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं से हर्डल्स आ जाएगी, रुकावटें आ जाएगी, जो परेशानी का कारण बन सकती है। तो योग जो है वो सोच समझ के ध्यान देने चाहिए। कोई भी ग्रह खराब नहीं है, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है, ये दोनों बातें दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बृहस्पति को हम नैसर्गिक रूप में नेचुरल बेनिफिशियल प्लेनेट मानते हैं, लेकिन फंक्शनल प्लेनेट हो जाए तो जिसका मिथुन लगन होगा या कन्या लगन होगा, उसके लिए बृहस्पति खराब है। उसमें 3 खास बात आ जाएंगे, एक तो मारक होता है, एक केंद्राधिपति दोष लग जाता है,
यानी शुभ ग्रह शुभ फल नहीं करेगा, और वो दिव्य स्वभाव के लगन में बाधक भाव का मालिक भी बन जाता है, तो बाधाएं भी पैदा करेगा। तो इस प्रकार से हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है, कोई भी ग्रह खराब नहीं है। जो आपको जन्म के समय लगन की स्थिति मिलती है, अलॉटमेंट ऑफ लगन होती है, वही आपके जीवन का आधार बनती है। जैसे चर लग्नों में चंद्रमा, चर लगन का मतलब है मूवेबल ज़ोडिएक साइन, 1, 7 और 10। 4 को नहीं ले रहा क्योंकि 4 नंबर तो कर्क लगन है, तो वो तो लगन का मालिक लग्नेश चंद्रमा खुद ही हो गया। लेकिन 1 नंबर में चंद्रमा बलवान हो जाए तो चौथे घर के सुख में कमी दर्शाता है, क्योंकि शुभ ग्रह हो गया तो शुभ फल नहीं करेगा। इसी प्रकार अगर मकर लगन बन गया तो चंद्रमा सप्तमेश हो जाएगा, तो 7वें घर के सुख के बारे में बताएगा कि अगर अच्छा है चंद्रमा तो सुख नहीं मिलेगा। इसी प्रकार तुला लगन बन जाए तो 10th लॉर्ड हो जाएगा चंद्रमा, तो वो अपना सुख देने में कमी करेगा, प्रोफेशन से रिलेटेड, पिताजी से रिलेटेड, मान सम्मान के स्थान पर। तो चंद्रमा जितना कमजोर हो उतना अच्छा फल देता है। लेकिन कर्क लगन हो तो चंद्रमा लग्नेश होने के कारण लगन में दो बातें होती है, केंद्र और त्रिकोण दोनों चीजें शामिल होती है, इसलिए क्या होता है चंद्रमा अच्छी फल देने वाला बन जाता है, बशर्ते किसी पापी ग्रह से उसका संबंध ना बने। लेकिन अगर नैसर्गिक रूप से या उस कुंडली के फंक्शनल प्लेनेट से संबंध बन जाए तो खराब फल कर देते। मैं एक उदाहरण यहाँ पे बना के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप उसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बोर्ड पे शायद आपको दिखाई ना दे, मैं बोलता जाऊंगा। आप कर्क लगन की पत्री बनाइए, 4 नंबर से जन्म पत्री बनाइए। ये कर्क लगन है, तो कर्क लगन जो हुआ वो केंद्र और त्रिकोण दोनों ही होते हैं अपने आप में, तो विष्णु और लक्ष्मी जी का योग होता है। और मैंने आपको पहले समझाया भी है, और ध्यान से कर रही है तो दोबारा से इस बात को अपने दिमाग में बिठाइएगा कि ये घर आधा जो होता है ये केंद्र होता है और आधा त्रिकोण होता है, और बाकी ये सब ये केंद्र है, ये केंद्र के स्थान है, और ये त्रिकोण है। तो त्रिकोण में 3 पॉइंट होने चाहिए, तो लगन का आधा हिस्सा और ये दोनों मिलके, तो जो के है, ये के का मतलब है विष्णु जी होते हैं, और टी जो है त्रिकोण है, तो ये लक्ष्मी जी होते हैं। तो ये दोनों ग्रह अगर एक ग्रह बन जाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो कर्क लगन में चंद्रमा अपने आप में केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का मालिक है, तो चंद्रमा क्या होगा, श्रेष्ठ फल देने वाला हो जाएगा। मंगल क्या हो जाएगा, मंगल भी श्रेष्ठ फल देने वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल 10th लॉर्ड है, तो 10th केंद्र स्थान हो गया, और 5वें घर में 8वीं राशि है, तो ये त्रिकोण का स्थान हो गया, तो ये लक्ष्मी जी का भी स्थान हो गया, और ये केंद्र का भी स्थान हो गया। तो 1 और 8 नंबर का मालिक होने से योग कारक ग्रह हो गया, तो अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि यहाँ का मालिक होने से, 10th लॉर्ड होने से पापी ग्रह है मंगल, नैसर्गिक नेचुरल मैलिफिक प्लेनेट है, तो पाप फल नहीं करेगा। क्योंकि केंद्र का मालिक शुभ ग्रह हो जाए तो शुभ नहीं करता, और पापी हो जाए तो पाप नहीं करता, तो मंगल यहाँ से पाप नहीं करेगा पर यहाँ से अच्छा फल करेगा। इसका मतलब इस आदमी को पिताश्री की तरफ से न्यूट्रल होना पड़ेगा, या वो न्यूट्रल हो जाएंगे और संतान की तरफ से अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है संतान भी बहुत ताकतवर हो जाए। अब ये मैं श्री राम की कुंडली बना रहा हूँ, भगवान राम की कुंडली। इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं खुद, तो अपने आप में जबरदस्त योग है ये। ऐसे व्यक्ति सुंदर भी मिलेंगे आपको चंद्रमा के समान, पर केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं, तो अपने बलबूते पर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 6th लॉर्ड कौन है, जुपिटर है, ये यहाँ पर बैठ गए, बृहस्पति महाराज। ये क्या है, रोग। आप इसको 3R समझ लो, रोग है, ऋण है ना, और रिपु है। तो क्या हो गया,
कि इस आदमी का, जिस भी आदमी के 6 लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाएगा तो उसका दुश्मन ताकतवर होगा, क्योंकि बृहस्पति से बड़ा कोई ग्रह नहीं है, तो इसका दुश्मन बड़ा होगा। बृहस्पति पीले रंग का ग्रह है तो हो सकता है उसका घर बार भी सोने चांदी का हो, रावण का था। बृहस्पति ज्ञानवान है तो हो सकता है दुश्मन बहुत ज्ञानवान हो। लेकिन ये व्यक्ति, ये बृहस्पति की दृष्टि यहाँ नहीं है, चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, तो ये व्यक्ति बेखबर है इस तरफ से कि मेरे पीछे दुश्मन हो सकता है। लेकिन ये बृहस्पति यहाँ देख रहा है, अपने ही घर को देख रहा है, तो भाग्य स्थान को देख रहा है, तो भाग्य बना देगा। भाग्य बनाने के लिए दुश्मन का विनाश करेगा, या दुश्मन से कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिसको कि हरा दे या कुछ और करे, तो उसका नेम एंड फेम हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो बीमारी है, अब ये यहाँ बैठी है तो इस आदमी को बीमारी भी बड़ी हो सकती है। ये कर्ज है तो कर्ज यहाँ बैठा है तो कर्जा भी बहुत बड़ा हो सकता है। दुश्मन है तो दुश्मन भी बहुत बड़ा होगा, पर सब कुछ चीजें जो होंगी वो खतरनाक होंगी, और ये व्यक्ति उनको हटा देगा क्योंकि भाग्य स्थान को बृहस्पति खुद देख रहा है। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण योग बन गया। अब यहाँ पे शनि महाराज बैठे हुए हैं। अब शनि महाराज मृत्यु के घर के मालिक हैं और मार्केश भी हैं। यहाँ के मालिक होने से, 7th लॉर्ड होने से, पापी ग्रह होने से पाप नहीं करेंगे, लेकिन 8th लॉर्ड तो पाप करेगा। वो तो जीवन का एंड ही करने वाला है, मृत्यु का मालिक है। तो वो क्या हुआ, 10th एस्पेक्ट है जुपिटर पे और मून के ऊपर, तो चंद्रमा को खराब कर दिया, बृहस्पति को खराब कर दिया, और 6th हाउस पे भी उसका एस्पेक्ट है। तो शनि ने बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को खराब कर डाला। अब यहां पर उनका मंगल बैठा हुआ था, अब शनि भी देख रहा है तो मंगल भी इसी घर को देख रहा है। तो क्या हो गया कि दो नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट हैं जो इसको देख रहे हैं। लेकिन इस असेंडेंट के लिए, कैंसर असेंडेंट के लिए मार्स एक योग कारक प्लेनेट है, की प्लेनेट है, जो बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। तो जीवन में दो पापी ग्रहों के कारण मनुष्य को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नैसर्गिक पापी होने के कारण जीत होती रही, लेकिन क्या हुआ कि जंगलों में घूमना पड़ा, बहुत परेशानियां आई। यहाँ इनका सूर्य बहुत बलवान होकर बैठा हुआ है। मंगल भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है सूर्य को, दोनों पापी ग्रह सूर्य को भी देख रहे हैं, दोनों पापी ग्रह चंद्रमा को भी देख रहे हैं। तो जानते हैं उनके माता पिता के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शनि की खासियत है जहां बैठता है वहां अच्छे रिजल्ट करता है। चौथे घर में बैठा है, जंगल में भेज दिया, सोने के लिए अच्छे बिस्तर ही नहीं मिले एक राजा और राजकुमारी को। पर अच्छा क्या किया फिर शनि ने, दो दो माँ दी, 3 3 माँ हो गई उसकी, है ना, और उसी माँ के कारण उसको जंगल भी जाना पड़ा। तो शनि दुखों का कारण होता है। जहां भी बैठता है शनि किसी की भी कुंडली में, वहीं से कहीं ना कहीं इंसान को दुख मिलते हैं, और दुखों का कारण भी वही होता है। आप ये बात दिमाग में उठा लीजिए, नोट कर लीजिए, शनि हमारे कर्मों का कारण है और लॉर्ड ऑफ कर्मास है। विदेशी लोग जेमोलॉजी में भी और सभी एस्ट्रोलॉजी में शनि को ये माना जाता है कि लॉर्ड ऑफ कर्मास है, कि मेरे कर्मों के स्वामी जो है वो शनि महाराज हैं। और शनि शनि महाराज किसके बड़े भाई हैं, यमराज के। मंत्र है ना, यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि स्नेष्टम। हे शनि महाराज, आप यमराज के बड़े भाई हैं, छाया और मार्तंड के सुपुत्र हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो शनि कितने भी नाराज हो, प्रसन्न तो हो जाएंगे, मेरे बड़े भाई को भी नमस्ते कर रहा है, मेरी माँ को भी, मेरे पिताजी को भी। तो कहा जाता है कि ऐसे ये योग बनते हैं, और जब ये योग बनते हैं ये बहुत प्रभावशाली होते हैं, अपना प्रभाव देते ही देते हैं। अब आप देखिए, कर्क लगन है, हमने आपको पढ़ाया था, अभी याद नहीं होगा, कर्क लगन में बाधक ग्रह कौन सा होता है, चर लगन है, एकादश स्थान शुक्र होगा। अब जैसे इनको शुक्र मिला यानी पत्नी मिली, तभी जंगल का रास्ता देखना पड़ा, राजपाट खत्म। यानी बाधक ग्रह ने अपना पूरा रोल निभाया। और कर्क लगन के जितने भी व्यक्ति होते हैं, उनका किसी से भी जरा सा प्रेम संबंध हो जाए तो पूरी दुनिया को बहुत जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि वो बाधा ग्रह है। बाधा कैसे पहुंचेगी, लोग
अफवाहें उड़ाएंगे, एक के साथ वो होती है बातें प्यार में। तो इस प्रकार से आदमी के जीवन में बाधाएं आती हैं, अच्छे योग भी बनते हैं। एक अच्छा योग बन रहा था, खराब हो गया, बृहस्पति महाराज वहां नहीं बैठते तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। पर आप ये मान लो कि उस आदमी को युद्ध करना था, ये करना था, वो करना था, दुश्मन नहीं हो तो नाम ही नहीं होता। रामचंद्र जी को कौन जानता, महात्मा रावण नहीं होते तो। महात्मा मैंने इसलिए कहा कि वाल्मीकि जी ने महात्मा रावण लिखा है, और एक बार ही 50 बार लिखा है अपनी वाल्मीकि रामायण में। तुलसीदास जी ने तो उनको बहुत कुछ खराब खराब लिखा है। कुछ तो गुण रहे होंगे जब भी महात्मा लिखेगा कोई इंसान, है ना। तो इस प्रकार से जो योग बनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और हम अब सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले योग पे बात करते हैं। यहाँ पर हमने जो पहला योग है, पारश अरोरा शास्त्र के योगाध्याय में ये योग दे रखा है कि सूर्य से केंद्र में चंद्रमा हो तो जातक धन, बुद्धि और चतुराई, ये तीनों चीजें उसके पास कम होती हैं। अर्थात जातक इन तीन चीजों से हार जाता है, कमी महसूस करता है। जिसका भी सूर्य और चंद्रमा केंद्र में, भी रामचंद्र जी की कुंडली देखिए, जहां पर सूर्य भगवान बैठे हैं वहां से चौथे घर में चंद्रमा बैठे हैं और सवा 2 दिन एक राशि में चलते हैं। तो इनका चैत्र शुक्ल नवमी का जन्म है, ये बात हम जानते हैं अच्छी तरीके से ना। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी का जन्मदिन है इनका। तो सूर्य से चंद्रमा केंद्र में है, तो क्या हो गया, आप समझते हैं कि इसके पास धन तो कम था, बुद्धि की कमी नहीं थी, है ना। चातुर्य, चातुर्य का मतलब है क्लेवरनेस, चतुराई भी बहुत थी। मार नहीं सकते थे रावण को, उसके भाई को तोड़ दिया, कई लोगों के दल बदलवा दिए, बाली, सुग्रीव, हनुमान जी, है ना। तब जाके इन्होंने युद्ध जीता। तो क्या होता है, आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो दिक्कत देता है, लेकिन योग है और जीवन में ऐसे फल मिलते हैं जो उन्होंने भुगते 14 वर्ष तक। ना बुद्धि ने काम किया, ना चतुराई ने काम किया, और धन तो था ही नहीं, आधी जिंदगी खराब हो गई। भगवान महावीर की कुंडली देखिए, भगवान बुद्ध की कुंडली देखिए, इनके सूर्य और चंद्रमा केंद्र में है। राजा के बेटे हुए थे, घर बार छोड़ के जंगलों में भटकते फिरे, कितनी तपस्याएं करी, आप सोच सकते हैं। किस चीज के लिए, कि राजपाट तो मिला ही हुआ था, बहुत अच्छी अच्छी औरतों से भी शादी हो गई थी, फिर भी क्यों, सब कुछ क्या नहीं था उनके पास, सब कुछ अच्छा अच्छा था, पर सब छोड़ के वो सन्यास की तरफ चले गए। तो उनको लगा होगा कि कोई चीज इसमें बढ़िया हो सकती है, और भगवान महावीर तो अपने वस्त्र भी फेंक चुके थे। तो सूर्य से जब भी चंद्रमा केंद्र में होता है ना, तो इंसान के पास बुद्धि और चतुराई की कमी होती है, आप ये मान लीजिए। और अपनी चलाने के कारण इंसान बहुत दुख पाता है। भगवान श्री राम कहते थे प्राण जाए पर वचन नहीं जाने चाहिए, है ना? तो क्या हुआ कि ये दिक्कत का काम हो गया, जिद बढ़ जाने के कारण। उनके पिताश्री ने तो उनसे माफी भी मांगी कि मत जाओ, यहीं रह लो, लेकिन वो नहीं माने। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जिनका भी सूर्य और चंद्रमा केंद्र में होता है, उनको ये परेशानियां जीवन में आती हैं। अब आप ये मत सोचिए कि जो 4 घर केंद्र के हैं उन्हीं में होगा, वो कहीं और भी हो सकता है। जैसे अमावस्या का जन्म होगा, मान लीजिए किसी का अमावस्या का जन्म हुआ, तो सूर्य और चंद्रमा यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, मौत के घर में भी, तो भी इकट्ठे हो गए, एक दूसरे से केंद्र में ही हो गए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं, 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12। अब मान लीजिए सूर्य को मैं यहाँ लिख दूं और चंद्रमा को मैं यहाँ लिख दूं, चंद्रमा को यहाँ लिख दूं, 7 8 9 10, चंद्रमा को यहाँ लिख दूं। अब सूर्य से चंद्रमा केंद्र में है, ये 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 7वां घर है, ये चौथा घर है, 1 2 3 4। तो सूर्य से ऐसे ही हो सकता है ये योग। तो जरूरी नहीं है कि इन्हीं घरों में होगा। ये जो 4 घर है, माता जी, पिताजी और जीवन साथी का, इस घर में जरूरी नहीं है, अलग अलग स्थानों पर भी हो सकता है ये योग। और जब ये योग घटित होता है तो ऐसे ही फल देता है जैसे मैंने बात आपसे की।
आगे लिखा है यदि चंद्रमा पणफर में हो या चंद्रमा से सूर्य पणफर में हो जाए तो धन और बुद्धि मध्यम होते हैं, और अगर ये अपोकिलम में हो जाए तो बुद्धि, चतुराई, धन सब कुछ बहुत अच्छा होता है। ये सूर्य से बनने वाले योग हैं, तो सूर्य को ही केंद्र में रखेंगे तो उससे देखेंगे तो पणफर के भाव कौन से होते हैं? 2, 5, 8, 11, और अपोकिलम होते हैं 3, 6, 9, 12। इन घरों में सूर्य और चंद्रमा का संबंध बन जाए, जो लास्ट वाला है अपोकिलम वाला, तो वो और भी ज्यादा बढ़िया होता है। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली देख लो, उनका चंद्रमा लगन में और सूर्य चौथे घर में, एक दूसरे से केंद्र में। ना तो बुद्धि थी फिर भी गीता का ज्ञान दे दिया, चतुराई नहीं थी फिर भी महाभारत का युद्ध करा दिया, है ना? पर खुद का जीवन कैसा रहा ये आप अनुमान लगाइए। कोई किसी को कृष्ण बनाना चाहे तो कोई नहीं बनना चाहेगा आज के जमाने में, है ना? और अंत में नरक की तरफ भी जाना पड़ा। बड़ी विचित्र सी परिस्थितियां बन गई। जैसा कि कहते हैं कि वेद व्यास से पूछा गया कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं एंड में। पर महान तो थी राम या कृष्ण, ये जो भी व्यक्ति रहे जिन्हें हम परमात्मा मानते हैं, इन्होंने दुख झेल के, लोग कहते हैं कि हमें कुछ शिक्षाएं दी। पर जब ये केंद्र में होते हैं तो एक बहुत दिक्कत पैदा करते हैं। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। कभी मनमानी करेगा आदमी, कभी बुद्धिमानी करेगा, तो दोनों प्रकार के फैसले कभी कभी दिक्कत में डाल देते हैं इंसान को। तो सलाह ले लेनी चाहिए, पर ये लोग लेते नहीं किसी से सलाह। ना बुद्ध ने किसी से सलाह ली ना मानी, भगवान महावीर भी ऐसे ही रहे, ना सलाह ली ना मानी। रामचंद्र जी को सलाह दुनिया देती रही, नहीं माने। उनके गुरु जी वशिष्ठ जी ने भी बड़ा समझाया पर नहीं माने। कृष्ण जी तो थे कि किसी की मानेंगे क्या, दुनिया को मना देते थे, दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। तो सूर्य से चंद्रमा केंद्र में जब होगा ना, तो ऐसी परिस्थिति बनेगी। अब किसी की भी कुंडली में हो सकता है ये। अभी कब होने की संभावना बनती है? पूर्णमासी को, अमावस्या को। आज सूर्य और चंद्रमा साथ होंगे, आज अमावस्या है। हाँ जी। या दोनों अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, तब भी ये दोनों इकट्ठे, मतलब एक दूसरे से वो होते हैं। भगवान राम का जन्म अष्टमी समाप्त होते ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र शुक्ल कृष्ण पक्ष की अष्टमी का जन्म है। मध्य रात्रि का, दोपहर में पैदा हुए, वो मध्य रात्रि में पैदा हुए, है ना? अजीब सी बात है। भगवान महावीर और बुद्ध एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों की टीचिंग शिक्षाएं भी एक जैसी है नहीं? दोनों राजा के बेटे थे, दोनों ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, दोनों का धर्म भी दो भागों में बट गया। कितनी अजीब सी बात है, लगता है एक ही आदमी रहा हो। शास्त्रकार ने हो सकता कर दिया हो, पर इतिहास तो गवाह है कि दो व्यक्ति ही थे। तो इस प्रकार से सूर्य से चंद्रमा जब केंद्र में होते हैं, या चंद्रमा से सूर्य भगवान केंद्र में होते हैं, तो व्यक्ति की बुद्धि और चतुराई और धन, इनकी परवाह करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो सिर्फ इस बात के लिए जीता है कि समाज की वैल्यूज क्या है, लोग मुझे खराब ना कह दें, और इस चीज में लग जाता तो लोगों की दृष्टिकोण से पागल ही होता है, अच्छा नहीं होता। जैसे जिन साइंटिस्टों ने हमें बहुत सारी सुख देने वाली चीजें दी, वो कितने सन की रहे अपने समय में, काम में ही लगे रहे। तो ऐसे व्यक्तियों की कुंडलियों में ऐसे ही योग मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद है वेशी योग। चंद्रमा को छोड़कर सूर्य से दूसरे घर के अंदर कोई भी ग्रह होना चाहिए तो वेशी योग बनेगा। इस वेशी योग में भी इंसान जो होता है खुश रहने वाला, साहसी, वक्ता, समृद्ध, उद्धार होता है और अच्छा होता है। मतलब जहां आपका सूर्य बैठा है उससे नेक्स्ट हाउस में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बैठा हुआ है तो इससे नेक्स्ट ये, नेक्स्ट का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में। ये 11 है तो 12वें घर के अंदर है, तो चंद्रमा यहाँ पर क्या होगा? कमजोर होगा। तो चंद्रमा, आप समझिए कि धन दौलत है, इंसान का सुख है,
जब चंद्रमा कमजोर पड़ जाएगा तो अच्छा नहीं होता। इसलिए वेशी योग के अंदर सूर्य से चंद्रमा दूसरे घर में होता है तो योग नहीं बनेगा। लेकिन कोई और ग्रह बैठेगा, मंगल होगा, बुध होगा, जो भी बाकी के ग्रह बच जाते हैं तो वो योग बनाएंगे। इसी प्रकार ऋषि के साथ साथ वाशी योग होगा कि चंद्रमा को छोड़कर कोई भी ग्रह सूर्य से 12वें घर में, अर्थात सूर्य से 12वां घर ये वाला होगा 10th हाउस। सूर्य यहाँ इसलिए 10th हाउस लेंगे तो वाशी योग बन जाएगा। और इन दोनों तरफ कोई ना कोई ग्रह हो, यानी इस तरफ भी ग्रह हो और इस तरफ भी ग्रह हो। मान लीजिए सूर्य यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर मंगल लिख देता हूँ ऐसे ही मैं, और यहाँ बुध लिख देता हूँ, तो ये क्या हो गया, दोनों तरफ ग्रह हो गए। तो ग्रह होने से उभयचरी योग बन गया, है ना। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। सूर्य और चंद्रमा से जितने भी योग बनते हैं ये सामान्य नहीं है। देशी और वाशी और उभयचरी ये कॉमन से दिखाई देते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग योग बन जाए तो बहुत जबरदस्त होते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा से बहुत कम मात्रा में योग बनते हैं। फिर उसके बाद है बुध आदित्य योग, कि सूर्य और बुध दोनों इकट्ठे बैठे हो तो बुध आदित्य योग बनता है। आदित्य माने सूर्य भगवान होते हैं। ये वैदिक ज्योतिष की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हमारी को जब हम नाड़ी ज्योतिष के बारे में बात करते हैं या अन्य ग्रंथों के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि ये बुध आदित्य योग बना है, ऐसे आदित्य बुध योग भी बनेगा। अब बुध आदित्य को कहते ही एक बात साबित होती है कि बुध आगे है और आदित्य पीछे है ना। आप ऐसा समझिए डिग्री वाइज एक ही घर के अंदर बैठे हैं, पर बुध ग्रह 9 डिग्री का है और सूर्य भगवान 8 डिग्री का है, तो उससे पीछे है। बुध आगे चल रहा है, सूर्य पीछे, तो बुध आदित्य योग बन गया। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि पिता के आगे व्यापार है, बुध ग्रह व्यापार होता है ना। लेकिन आदित्य बुध योग हो जाए तो सूर्य आगे और बुध पीछे है। इसका मतलब पीछे पिता की बैकग्राउंड के अंदर धन संपत्ति ठीक ठाक है, और जो वो नामी गिरामी परिवार से, कहीं ना कहीं उसका फैमिली जो है वो रेपुटेटेड है ना। तो ऐसे बुध आदित्य योग बनेगा, आदित्य बुध योग भी बनेगा, और भी योग बनेंगे। ज्योतिष में सबसे खराब योग जितने भी योग होते हैं उनमें केमद्रुम योग सबसे खराब माना जाता है। और ये जो केमद्रुम योग होता है, ये चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। जहां चंद्रमा बैठा है चंद्रमा उनके किसी ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग बन जाता है। और ये जो केमद्रुम योग होता है ना, अब मुझे इतने साल हो गए यहाँ पढ़ाते, 24 साल हो गए, 24 साल में मेरे पास केवल 2 ही पत्री केमद्रुम योग की आई है। पत्री ही नहीं बन पाती है। ये एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में दिखाते हैं राजेश खन्ना बहुत अमीर आदमी होता है, उसका कारोबार फेल हो जाता है, भीख मांगने की नौबत आ जाती है, मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगता है, तो रोटी देते हैं तो आंधी आ जाती है, तो रोटी नीचे गिर जाती है, वो उठाता है तो कुत्ता छीन के भाग जाता है। तो केमद्रुम योग ऐसा होता है कि इंसान को उस हालत तक ले जाता है। कोई कितना भी बड़ा आदमी, आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत अमीर थे और अचानक गरीब हो गए। अमीरी से गरीबी में आना बड़ा, ऊंचाई से नीचे पे आना बहुत खतरनाक होता है। और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो बिल्कुल बेकार थे तो आगे जाके बहुत अच्छे हो गए। पर केमद्रुम योग ज्योतिष में सबसे खराब माना जाता है। इस केमद्रुम योग के साथ साथ एक योग होता है सकट योग, जैसा कि आप इसको संकट योग समझिए। ये सकट योग ऐसा होता है कि चंद्रमा से बृहस्पति 6, 8, 12 में बैठा हो तो ये वाला योग बन जाता है। ये भी बहुत खराब योग होता है। चंद्रमा के पीछे बृहस्पति महाराज बैठे हो, चंद्रमा से 6ठे घर के अंदर बैठे हो, आपके पास जन्म कुंडली में चंद्र कुंडली बनी हुई होती है, तो दिखाई देता है ये कि चंद्र कुंडली में ये वाला योग आसानी से आप देख सकते हैं। तो ये हानिकारक योग माने जाते हैं। उसके बाद गज केसरी योग होता है, वो बहुत अच्छा योग होता है धन दौलत के लिए, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए। जैसे कि भगवान राम की कुंडली में था, चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो, चंद्रमा से केंद्र में बुध और शुक्र की पोजीशन हो, तो गज केसरी योग बन जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। निश्चित तौर से आदमी बुद्धिमान होता है। और ये राजनीति का भी एक योग होता है। भगवान राम की कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा लगन में ही विराजमान है, तो वो गज केसरी योग बन जाता है।
तो ऐसी गजकेसरी योग की स्थिति जो होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब गजकेसरी योग तो हर 5 दिन में बन जाएगा, पर क्या हुआ कि बृहस्पति या चंद्रमा का बलवान होना जरूरी है। जैसे सपोज करो बृहस्पति यहाँ पर मैंने लिखा, आज की तारीख में बृहस्पति महाराज जो है वो किस राशि में चल रहे हैं? मेष राशि में, 1 नंबर में। ठीक, अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर हो तो गजकेसरी योग हो जाएगा, चंद्रमा यहाँ पर हो तो गजकेसरी योग हो जाएगा, चंद्रमा यहाँ पर हो तो गजकेसरी योग हो जाएगा, चंद्रमा यहाँ हो तो गजकेसरी योग होगा, चंद्रमा यहाँ हो तो गजकेसरी योग। यानी जहां बृहस्पति बैठा उससे पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में जब ये आएंगे तो गजकेसरी योग बन जाएगा। अब ये जो घर होते हैं चंद्रमा 2 से ही 1/4 दिन एक जोडियक साइन में रहते हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा रहेगा, मान लो अभी बृहस्पति है तो एक ये 2.25 दिन यहाँ रहेगा, 2 से 1/4, तो चंद्रमा यहाँ पर भी 2 से 1/4 रहेगा, तो कितने दिन हो गए? 4.5 दिन हो गए। तो आप ये समझ लीजिए कि 5 दिन हो गए। कभी कभी चंद्रमा बहुत स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है, तो फिर चंद्रमा यहाँ आ गया, फिर ये दो दो दिन, दो और दो 5 दिन मान लो, ढाई ढाई 5 दिन मान लो, फिर ये 5 दिन बाद आ जाएगा यहाँ, तो इस प्रकार से ये 5 दिन हो जाएंगे, ये 5 दिन हो जाएंगे, तो हर 5 दिन के बाद में गजकेसरी योग बनता रहता है। और ये नहीं कि बृहस्पति किसी भी राशि में जाए हर 5 दिन में ये योग बन जाता है, पर बृहस्पति का बलवान होना जरूरी है, चंद्रमा का बलवान होना जरूरी है, तो ये वाला योग बनेगा। नहीं तो क्या होगा, गजकेसरी योग तो हर 5 दिन बनता ही रहता है, तो अपने रिजल्ट नहीं दे पाएगा। उसके बाद चंद्र आदि योग है कि जहां चंद्रमा बैठा हो, चंद्र कुंडली बनी हुई होती है, उससे 6ठे 7वें 8वें भाव के अंदर शुभ ग्रह हो तो चंद्र आदि योग बनता है। इसी प्रकार से लगन आदि योग बनता है कि जो ये लगन है, इस लगन से 6ठे में 7वें में 8वें में, या चंद्रमा है तो चंद्रमा से 6ठे 7वें 8वें में जब ये योग बनते हैं तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है उसका, क्योंकि 6ठा घर रोग शत्रु कर्ज है, 7वां घर मार्केश और 8वां घर आयु को खत्म कर देने वाला है ना। इन स्थानों पे शुभ ग्रह हो तो बहुत अच्छा योग बनता है। इसी प्रकार चंद्रमा से 10वें स्थान में कोई बलवान ग्रह बैठ जाए तो अमल योग बनता है, अमला योग के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो ये व्यक्ति जो होता है दान पुण्य करने वाला, महापराक्रमी और धनवान होता है, जैसे हैसियत होती है उसके हिसाब से दान पुण्य करता है, और उसकी खासियत होती है बताता भी नहीं कई दफा तो ये कि मैंने क्या किया है। उसके बाद पर्वत योग है, चामर योग है, मली का योग है ना। ये योग इतने सारे हैं कि आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ होते हैं, प्रभावशाली बहुत होते हैं। लक्ष्मी योग है ना। ऐसे सामान्य योग बहुत होते हैं, लेकिन जो मैं अभी पेज नंबर 4 पे पंच महापुरुष योग है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़े पावरफुल होते हैं, इनकी फॉर्मेशन इतनी आसानी से होती नहीं। ये छोटे मोटे योग तो आप पढ़ दोगे, पर ये पंच महापुरुष योग को एक बार आप समझ लीजिए कि ये होता क्या है। इसकी परिभाषा ये है कि लगन बलवान होना चाहिए। तो लगन कब बलवान होता है? जो फर्स्ट हाउस है वो ताकतवर होना चाहिए। अब इस फर्स्ट हाउस के पावरफुल बनने के कई बातें हैं, पर उनमें से जो प्रमुख रूप से बात है उस पर बात करते हैं कि अगर मैं ही ताकतवर नहीं हूं तो मैं किसी भी योग का फल नहीं भोग सकता। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के लिए एक कीली है, कि वो एक कीली लगी हुई है, अब ये कीली कमजोर हो तो बोर्ड गिर जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ताकतवर होना चाहिए। अगर मेरी कुंडली में कोई योग बन रहा है और मैं कमजोर हूँ तो मेरे तो किसी काम के नहीं ना। मैं ताकतवर हूँ तो सारे योगों को भोग सकता हूँ। तो इसलिए ये कहा जाता है कि लगन का बलवान होना जरूरी है। तो लगन में लगन का मालिक बैठे तो लगन बलवान होता है। लगन को शुभ ग्रह देख रहे हो तो लगन बलवान होता है। पापी ग्रह देख रहे हो तो दुख भोगने पड़ते हैं, पर भोगने तो शरीर को ही है, मन को है, तो इसका मतलब शरीर मजबूत होगा तभी दुख भोग पाएगा आदमी, नहीं तो क्या होगा, जीवन से ही चले जाएगा। तो इसलिए लगन बलवान होता है।
पापी ग्रह देखें, शुभ ग्रह देखें, अशुभ ग्रह देखें, और लग्नेश लगन में हो तो भी बहुत अच्छा योग होता है। लगन के माध्यम से कोई योग बन रहा हो तो बहुत महत्वपूर्ण होता है लगन, तो लगन ताकतवर हो जाता है। पर आपका पर्सनैलिटी का मालिक होता है लगन। वो 6 8 12 में बैठ जाए तो खराब है, पूरी जिंदगी शरीर से मेहनत करना है, इसका मतलब कम बीमार हो, मेहनत ज्यादा करोगे। तो क्या हुआ कि लगन बलवान होना बहुत जरूरी है। तो जो योग बनते हैं उनके फल तभी मिलते हैं। साथ में जो ये पंच महापुरुष, जैसा कि इसका नाम है, 5 प्रकार के महापुरुष माने गए। अब ये महापुरुष का अर्थ पुरुष नहीं है, स्त्री भी हो सकती है। जैसे कहते हैं ना कि क्या है, पितृदोष है, सुना हुआ ये वर्ड आप लोगों ने। पितृ माने ये मेल वर्ड है, पितृ पुरुष है कोई, ऐसा लगता है, लेकिन पितृदोष तो औरत के कारण भी होता है कि वो हमारी दादी थी, परदादी थी, उसका पितृदोष चला आ रहा है। तो इसका मतलब पितृ शब्द जो है मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ये पंच महापुरुष योग मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। औरत की कुंडली में भी हो सकता है और आदमी की कुंडली में भी हो सकता है ये। तो एक कंडीशन तो ये है कि लगन बलवान हो, दूसरी कंडीशन ये है कि जिस भी ग्रह से ये योग बनेगा वो ग्रह अपनी राशि में हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, तो ये पंच महापुरुष योग बन जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि सूर्य से और चंद्रमा से ये केंद्र में नहीं होने चाहिए, नहीं तो योग नष्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ये 4 नंबर है, ठीक, तो यहाँ पर बृहस्पति महाराज बैठे हैं। तो बृहस्पति अब उच्च राशि के बैठे हैं। वो लॉर्डशिप को भूलो, 1 मिनट के लिए भूल जाओ कहाँ का मालिक है, कि वो 6th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड है, ये भूल जाइए। और लगन में बैठे हैं उच्च राशि के, तो ये क्या हो गया, इस योग का क्या नाम हो गया, हंस योग। तो बृहस्पति से हंस योग बनता है। ऐसा इंसान के बारे में परिभाषा में जो किताबों में लिखा है, उसके हाथ इतने लंबे होते हैं, घुटने तक आए हुए होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होता है, ये कंधे झुके हुए नहीं मिलेंगे आपको, बहुत मजबूत होगा। ऐसा इंसान किसी न किसी तीर्थ स्थल पे जाके मर सकता है, यानी बहुत पवित्र स्थान पे ऐसे इंसान की मृत्यु होती है। ठीक, ऐसा इंसान राजपाट करने के अंदर बहुत एक्सपर्ट होता है, न्याय करने की इसमें बहुत क्षमताएं होती हैं। तो ये हंस योग हंस के समान ही दूर से दिखाई देगा। अब यहाँ पर इनके चंद्रमा भी बैठा है, भगवान राम की कुंडली की बात कर रहा हूँ, तो ये गजकेसरी योग भी हो गया इनकी कुंडली में, और लगन बलवान भी हो गया, क्योंकि चंद्रमा वहीं पर विराजमान है। लेकिन चंद्रमा के आने से ये हंस योग समाप्त हो गया। सूर्य भगवान यहाँ पर बैठे थे 1 नंबर में, तो दोपहर का जन्म है, तो सूर्य से केंद्र में बृहस्पति हो गया, तो गजकेसरी योग तो रहेगा, लेकिन हंस योग समाप्त हो गया। इसी प्रकार इनकी कुंडली में 10 नंबर यहाँ पर, यहाँ मंगल बैठा हुआ है, तो ये क्या हो गया, रुचक योग हो गया, बहुत बड़े सेनापति होना। अब ये रुचक योग का मतलब है ग्रेट वॉरियर। मंगल उच्च राशि का बैठा हुआ है यहाँ पे, 10th लॉर्ड है, अपने से 10वें घर में ताकतवर है और अपने घर को देख रहा है, तो नाम, प्रसिद्धि और पिता, ये सब चीजें अच्छी होंगी उस आदमी के पास। तो वो राजा भी अयोध्या के थे जिसे कोई जीत नहीं पाए, जिसका कोई योद्धा ही नहीं जीत सकता। ऐसे ही यहाँ पे 7 नंबर में शनि महाराज विराजमान है, तो ये क्या योग बन गया, शश योग बन गया, पंच महापुरुष योगों में से। अब ये जो था हंस योग बना था, ये रुचक योग बना, ये शनि से शश योग बना, तीन तीन पंच महापुरुष योग बन रहे हैं। लेकिन क्या हो गया, इस सूर्य और चंद्रमा ने इसको सबको खत्म कर दिया, है ना। पर आप ये देखिए कि ये ग्रह मंगल ग्रह है, संतान के घर का मालिक है, संतान कहाँ बैठी है, इस आदमी की बीवी के पास। तो इनकी जो संतान थी वो सीता जी के पास थी, कुश और लव। मंगल ग्रह उच्च राशि का बैठा है, तो इनके बेटे भी बहुत बड़े ग्रेट वॉरियर थे, योद्धा थे। रामचंद्र जी का सब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उन्होंने ही रोका था, है ना, ये बात हम जानते हैं। तो जैसे पिता बलवान थे वैसे ये भी युद्ध करने वाले व्यक्ति थे। कहने का अर्थ ये हुआ कि इन योगों ने अपने प्रभाव भी दिए, लेकिन इन योगों ने उन प्रभावों में कुछ ना कुछ कमियां ला दी। तो जब भी सूर्य से चंद्रमा केंद्र में होता है, तो आपको पहले पढ़ा है कि बुद्धि और बल की कमी होती है, चतुराई की कमी होती है, अपनी जिद पे अड़ने वाले होते हैं। लेकिन ये पंच महापुरुष योग बन रहे हैं, शनि से शश योग बन रहा है, तो शनि की क्वालिटी सुपर फाइन क्वालिटी होगी इनके पास।
मंगल से रुचक योग बन रहा है तो मंगल की सबसे बेस्ट क्वालिटी होगी। बृहस्पति से बन रहा है तो बृहस्पति की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, है ना। अब यहाँ पर शनि मृत्यु के घर के भी मालिक होकर वो ऐसा योग बना रहे हैं। जीते जी मृत्यु के समानता की घर छोड़ के जाना, जंगलों में रहना, बीवी का भी किडनैप हो जाना, कोई साथ देने वाला राजा भी नहीं था, और इससे ज्यादा क्या मुसीबत बेचारी को देखने को मिलेगी, है ना। क्योंकि वो हाउस ऑफ डेथ का मालिक भी था सैटर्न जो था, ये 11 नंबर है यहाँ पे। तो इस प्रकार से किसी भी आदमी की कुंडली में जो पंच महापुरुष योग बनते हैं हमें आंख मूंद के उसके ऊपर ध्यान देने की बजाय कुछ चीजें और भी देखनी पड़ेगी। तो ये जो पंच महापुरुष योग होते हैं, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई और पंच महापुरुष योग बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 3 नंबर का लगन बनाया, 3, 6, 9 और 12। तो यहाँ पे मैं बृहस्पति बिठा लूं, यहाँ बृहस्पति बिठा लूं, तो बृहस्पति अपनी ही धनु राशि का बैठा है यहाँ 7th हाउस में, यहाँ बृहस्पति अपनी ही राशि का बैठा हुआ है, तब भी हंस योग बनेगा, और ये उच्च राशि के बैठे हैं तब भी हंस योग बनेगा। जैसे अब एक योग, ये 10 नंबर, ये 4 नंबर, अब यहाँ बृहस्पति उच्च राशि के बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये भी हंस योग है। लेकिन इस लगन के लिए बृहस्पति ग्रह कारक ग्रह है, क्योंकि वो यहाँ पर 9, 11 और 12 यानी 3rd हाउस और 12th हाउस के मालिक हैं। तो क्या हो गया, कारक ग्रह, लेकिन पंच महापुरुष योग बना दिया। अभी भी ज्यादा ज्ञानवान मिल जाएगी या पति ज्ञानवान मिल जाएगा, ये होगा। तो क्या हुआ, ये बृहस्पति कर्क में बैठे, अपनी धनु या मकर मीन राशि के अंदर बैठे, तो पंच महापुरुष योगों में से हंस योग बनेगा। अब मैं इसको हटा दूं और यहाँ पर मैं बुध लिख दूं, या यहाँ पर बुध लिख दूं, तो ये कौन सा योग बनेगा, भद्र योग। भद्र का मतलब है जेंटलमैन। बहुत आदमी व्यापारी होता है, बहुत बढ़िया व्यापार की बुद्धि जबरदस्त होती है ना। और वैसे भी जनरली देखो, अगर बुध किसी का साथ में घर में बीवी के घर में बैठा हो ना, तो आदमी हंसमुख होगा, जबान का पक्का होगा, जीवन के आखिर तक साथ देने की ताकत भी रखता होगा, पर लिखित रूप में सब चीजें चाहिए उसे। ये सुन के आदमी को, सामने वाले को बुरा लगता है। आदमी ने कह दिया यार मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, तो वो कहेगा लिख के, ये होता है उसमें। तो बुध जब 7th हाउस में होता है तो कहते हैं यारों का यार। कि मैंने लोकल लैंग्वेज बोली है इसको समझने के लिए, कि बुध जब ऐसी स्थिति में होता है तो चाहे पंच महापुरुष योग नहीं बना रहा हो, पर अगर पंच महापुरुष योग बना देगा तो जो मैंने बातें की वो सारी बातें आपको मिलेंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योग बन जाते हैं। इसी प्रकार से शुक्र होता है। अब शुक्र कहीं पर भी हो, हाँ, ये ज्यादातर आमतौर से आप देखोगे बहुत सारे फिल्म स्टार जो हमारी जो एक्ट्रेस हैं उनकी मूवियों में मिलेगा आपको। कि मान लीजिए यहाँ पे 12 नंबर हो और यहाँ पर शुक्र ग्रह बैठ जाए, तो शुक्र ग्रह उच्च राशि का बैठा है, अब ये मालव्य योग हो गया। सुपर फाइन क्वालिटी ऑफ वीनस, डांस म्यूजिक इत्यादि जो चीजें होती हैं, बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया तरीके से रहना, इनकी विशेषता हो जाती है। इसी प्रकार से कि 7 नंबर यहाँ हो जाए, 7 नंबर यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, और शुक्र इनमें से किसी भी घर में बैठ जाए तुला राशि में, तब भी मालव्य योग बनेगा। इसी प्रकार इस 7 को हटा के मैं 2 नंबर बना दूं और वीनस इनमें से किसी भी जगह पर बैठ जाए तो भी मालव्य योग बनेगा। ऐसे इंसान जो होते हैं, मैं अगर कहीं पे नाच गाना सीखने जाता हूँ तो मुझे सीखने में देर लगेगी, लेकिन जिनकी कुंडली में ये योग बनेगा वो जल्दी सीख जाएंगे, इन चीजों को बहुत आसानी से सीख जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी उनको। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको, सर। हाँ जी, सर तो फिर टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, सब ग्रह पर डिपेंड होते हैं सर। क्या कहें? टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, सब ग्रह क्या? तेरे टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, सब ग्रह पर डिपेंड है। हाँ जी, आपके सवाल का जवाब देता हूँ, पहले इस पत्री को देखिए, ये पत्री है, जी सर। वीनस 10th हाउस में बैठा है, जी। उच्च राशि का होके बैठा है मीन राशि के अंदर। जी सर। ये मेरी कुंडली है, मेरा नाच गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, संगीत में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन क्या हुआ अचानक
मेरे दिमाग में आया, मैं बेरोजगार रहा बहुत समय, तो मेरे दिमाग में आया कि घर वाले बोले तू जेमोलॉजी कर ले, जेम्स पढ़ ले। और मैं 1984 का टॉपर हूं इंडिया का, गोल्ड मेडलिस्ट। 84 में मुझे वैजंती माला से होटल ताजमहल बॉम्बे में नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, गोल्ड मेडल, हीरे जवाहरात तराशने में और उनके आइडेंटिफिकेशन में। तो ये क्या हुआ, मालव्य योग ने मेरा ये काम करके दिया। लेकिन क्या हो गया कि इसके अगले घर में ही सूर्य भगवान बैठे हैं, खत्म कर दिया इस योग को, बस पढ़ा लिखा के वापस इधर ही फेंक दिया। पढ़ने वाले तो और दूसरे भी रहे होंगे, मेरे तो घर में ही खानदान में कभी हीरे जवाहरात किसी ने देखे नहीं। मैं तो पहली बार गया और इंटरव्यू में भी मेरे को 1 मिनट में बाहर कर दिया। सिर्फ टीचर ने मेरे से ये पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट डायमंड्स। मैंने कहा सर आई हैव कम टू लर्न। कहता जाओ। पे बैठा ही नहीं, बाहर आ गया तो लड़के लड़के जो इंटरव्यू देते हैं, क्या पूछा था मुझसे। मैंने कहा कुछ पूछा हो तो बताऊं भी, कुछ भी नहीं पूछा। और आप यकीन कीजिए, लिस्ट में मतलब 2 कैटेगरी बनाते हैं वो जेमोलॉजी में, एक कलर जेमस्टोन्स की, एक डायमंड की। डायमंड के अंदर एडमिशन आसानी से नहीं देते, क्योंकि डायमंड बहुत टफेस्ट होता है, 3 साल लग जाते हैं अकेले डायमंड को बढ़ने के लिए। और मेरा टॉप में 1 नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ था जेमोलॉजी में, मैं तो गया ही नहीं था। मैंने कहा मेरा तो एडमिशन ही नहीं हुआ होगा। लेकिन जब मेरे को पता चला कि मेरा नंबर तो नंबर 1 पर है, तो फिर मैं भागा और फीस जमा कराई। ये कहना चाहता हूँ कि इस मालव्य योग ने, जरूरी नहीं कि मेरे को नृत्य संगीत और फिल्म लाइन की तरफ भेजना हो, उस तरफ भी भेज सकता है। पर टैलेंट की बात जहां तक है, टैलेंट जो होता है वो ये होता है कि आदमी, मैंने ये सब काम करा और करने के बाद मेरे को एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है आईडीआई सूरत में, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, ठीक, मेरे को वहां काम भी मिला कि मैं नौकरी करता रहता, पर मैं ही छोड़ के आ गया, ये बुद्धि ने मेरी खराबी की, है ना। तो टैलेंट मुझ में ये रहा कि मेरे को उस लाइन में जाने के बाद मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा रहा और आगे जाकर टॉप कर गया मैं। नहीं तो मेरे साथ तो बहुत बच्चे पढ़ रहे थे, जी सर। पूरे ऑल ओवर इंडिया से 1000 बच्चे थे, मेरे को ही अकेले को अवार्ड मिला, और जिसके बैकग्राउंड में कोई जेमोलॉजी नहीं है। कमाल की बात ये थी। तो ओके टैलेंट सर। जरूरी होता है आदमी के लिए। हाँ, आप बताइए आप। हाँ जी सर, यही पूछ रही थी सर मैं। यानी सर ग्रहों का योग है तो वो आपको अवार्ड मिल गया, वो आपको मिला सर। हालांकि उस चीज में आपका टैलेंट नहीं था सर, ये मतलब हो गया सर। बिल्कुल। ओके सर। तो इस प्रकार से पंच महापुरुष योग बनते हैं। नीचे हमने एक टेबल बना के दी है कि मंगल ग्रह, जैसे ये दे रखा है हमने परिभाषा में कि लगन बलवान होना चाहिए, और मंगल जो है स्वयं की राशि में 1 और 8 में, या उच्च राशि 10 में होना चाहिए, पर होना ही 4 घरों में चाहिए। मेरे घर में, जीवन साथी के घर में, माताजी और पिताजी के घर में। इन घरों के बाहर जो 8 त्रिकोण हैं, उनमें ये योग नहीं बनेंगे पंच महापुरुष योग। इसकी कंडीशन ये है कि विष्णु जी के स्थानों पे होने चाहिए ये, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा ये पंच महापुरुष योग। और जब ये बनता है तो बहुत शानदार काम करता है, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है कि ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, ये आदमी को रिजल्ट देते हैं। अभी मेरे छोटे भाई के सुपुत्र हैं, उनकी कुंडली में योग है, उसके पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो पेंटर बनना चाहता है, दिल्ली फाइन आर्ट कॉलेज का टॉपर है, एडमिशन में भी और पढ़ाई लिखाई में भी 3 साल बाद उसने टॉप किया। और अब पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन लिया। तो अभी ये 2024 चल रहा है, 2022 का टॉपर है वो। और इतने ऑल ओवर द इंडिया से लोगों ने टेस्ट दिए थे, उसमें अकेला वो टॉपर है। और इंटरव्यू 6-6 घंटे चला था टीवी पे, मतलब यानी कि ऑनलाइन। तो आप सोचो कि बंदे ने कितनी मेहनत की होगी, और अब वो वहां पे पढ़ रहा है, और अब वो हर साल टॉप कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये योग है। अब शुक्र ग्रह ने हमें तो उधर भेजा ही नहीं, हमें तो पत्थरों में फेंक दिया, उसको भेज दिया उस तरफ। तो ये अपना अपना टैलेंट होता है। अब ये इसमें बारीकी से देखेंगे तो ये किस नक्षत्र में बैठा है, उसके बेस के ऊपर मेरे को उस लाइन की तरफ ले जाने की कोशिश करता ही है। लेकिन अगर टैलेंट हो जाए तो और बढ़िया हो जाता है। और टैलेंट के लिए क्या चीज जरूरी है, किसी भी आदमी का टैलेंटेड होने के लिए सूर्य और चंद्रमा का ताकतवर होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये ग्रह ताकतवर होते हैं ना, तो आदमी बहुत कुछ कर लेता है। अब आप देखो, मैंने जितने भी एंट्रेंस एग्जाम दिए आज तक किसी में पास नहीं हुआ नौकरी के लिए, किसी भी इंटरव्यू में पास नहीं हुआ। और जितने भी मैंने एकेडमिक रूप में एंट्रेंस लेने के लिए एडमिशन दिए, हमेशा टॉपर रहा। और पढ़ाई लिखाई में कभी भी
फिसड्डी नहीं रहा, हमेशा टॉपर रहा, पर क्या नौकरी नहीं लगी? क्योंकि भाग्य में योग नहीं है। पढ़ने लिखने का योग रह गया बस रब। तो ये जो योग होते हैं ये बहुत प्रभावशाली होते हैं। और पढ़े लिखे की कोई बात ही नहीं है, हमारे देश में सीएम बन जाते हैं बिना पढ़े, अनपढ़ लोग राष्ट्रपति बन जाते हैं 10वीं वाले, है कि नहीं? हम जानते हैं अच्छी तरीके से। जिन लोगों ने अभी कॉलेज में कोई डिग्री नहीं ली, एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही नहीं है, ना के बराबर ही है, उनको एशिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज मिल जाता है ना? तो क्या होता है, ये महासरस्वती योग होता है। योग जो होते हैं जीवन में बहुत रोल अदा करते हैं, बहुत ज्यादा रोल अदा करते हैं, और इनका प्रभाव आजीवन रहता है इंसान के ऊपर। अब मेरे को आज भी, मैं हीरे जवाहरात में इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन क्या है, मुझे पत्थर बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और एक से एक कीमती पत्थर मेरे पास होगा। पर मैंने क्या है, जो लोग मेरे पास आते हैं मांगने कुछ, चलो यार दे दो, और मेरे को भी दे के जाने वाले फ्री में मेरे दोस्त जो जेमोलॉजी में मेरे साथ पढ़े थे, बस तू हमारी पत्री देख लिया, अगर स्टोन तो कुछ भी ले ले। तो मैं उनकी पत्री देख लेता हूँ, बदले में मुझे किसी को देने के लिए स्टोन मिल जाते हैं, मैं दे देता हूँ। तो क्या हुआ, पर मैं सेमी प्रीशियस स्टोन लेता हूँ, क्योंकि उनके भी नुकसान ना हो, किसी और को फायदा भी हो जाए। उसके बाद आता है विपरीत राजयोग। तो जो विपरीत राजयोग है उसकी एक बड़ी विशेषता है कि क्या होता है कि हमारे जीवन में कभी कभी ना, जब बहुत मुसीबत इंसान फंस जाता है, तो इंसान क्या करता है, यार मुझे सोचने दे, अभी इतनी देर पहले क्या सोच रहा था, कुछ भी नहीं ना, अब सोचने की बारी आ गई, जब फंस गया चारों तरफ से मकड़ी की जाल की तरह से। तब इंसान जब काम करता है तो अपनी ऐसी बुद्धि से काम करता है कि वो बाहर निकल आता है। ये विपरीत राजयोग होता है। और अपने बलबूते पर मुसीबत में से बाहर आना, फिर बाद में दूसरों की मदद मिल जाती है, लेकिन पहले तो खुद ही समुद्र में से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक कोई दूसरा पहुंचेगा, जब तक तो काम कर देगा। तो ये कहा जाता है कि जो हमारी जन्म कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस है, जो खराब घर मैंने बताया आपको, 6, 8, 12 जो भाव में, ये छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, इनके लॉर्ड आपस में एक्सचेंज कर रहे हो तो विपरीत राजयोग बन जाता है। अब इस घर का मालिक इधर बैठ जाए, ये बुध हो गया, मैंने वैसे नंबर लिख दिया तो ये बुध हो गया, तो यहाँ बैठ जाए बुध 8वें घर में, विपरीत राजयोग बनेगा। इसका मालिक इधर बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनेगा। यानी जब जीवन में एडवर्स सर्कमस्टांसेस आएंगे मेरी जिंदगी के अंदर, तो मुझे फायदा पहुंचाने वाले योग बनेंगे, मुझे फायदा देंगे। और किसी भी ग्रह से बन सकता है, ये सूर्य से भी बन सकता है, चंद्रमा से भी बन सकता है, मंगल वगैरह जितने भी 9 ग्रह हैं उसमें से 7 ग्रह ले लो, राहु और केतु को छोड़कर, तो ये योग बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। और विपरीत राजयोग जो होते हैं उनके नाम बना दिए गए, जैसे कि छठे घर का मालिक होगा तो हर्ष बनेगा, है ना? 8वें का मालिक 8वें या 6वें में बैठेगा तो क्या होगा, सरल योग बनेगा, है ना? और 12वें में जाएगा तो विमल योग बनेगा। सॉरी, 12वें का मालिक 6, 8 में बैठेगा तो विमल योग बनेगा। तो इस प्रकार से ये जो विपरीत राजयोग है ये बनते हैं। और इन विपरीत राजयोगों का प्रभाव मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहता हूँ। मोरारजी देसाई को आप जानते हैं, है ना? 24 जन्मदिन उन्होंने अपने मनाए थे। 29 तारीख को उनका जन्मदिन होता, अभी गई है 29। 4 साल में एक बार आती, तो बेचारों के 100 जन्मदिन की बजाय 25 ही मन पाए थे। उनके छठे घर का मालिक यहाँ बैठा है, 12वें घर का मालिक यहाँ बैठा है, 8वें घर का मालिक यहीं बैठा है। यानी हाउस ऑफ डेथ के अंदर ही उनके वो प्लैनेट बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग है। मौत कौन सौ दूर थी उनसे। तो ये विपरीत राजयोग बनता है, तो बहुत प्रभावशाली हो जाता है। इसी प्रकार जो नीचे वाला योग लिखा है हमने, केंद्र अधिपति योग, इसको दोष भी माना जाता है। यदि केंद्र का मालिक शुभ ग्रह हो जाए, वो केंद्र में बैठ जाए, तो केंद्र अधिपति दोष हो जाता है। ये वाला दोष लगन के मालिक को नहीं लगता। जैसे मैंने भगवान श्री राम की कुंडली में चंद्रमा को लगन में बिठाया था, कर्क राशि में, तो लग्नेश होने के कारण उसे दोष नहीं लगेगा, वरना तो बाकियों को लग जाता, है ना? तो ये एक बात हो गई। नैसर्गिक शुभ ग्रह शुभ फल नहीं करते, और नैसर्गिक पापी ग्रह जो होते हैं पाप फल नहीं करते, ये इसकी विशेषता होती है। ऐसी स्थिति में इन ग्रहों ने करना क्या होता है कि जहां इनकी दूसरी राशि पड़ती है उसका फल करते हैं, ये अपने फल नहीं दे पाते हैं। तो मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप
ये कुंडली वही भगवान राम की कुंडली मैंने बनाई। इनकी कुंडली में मंगल पत्नी के घर में बैठा है, सातवें घर में, है ना। अब ये रुचक योग तो बन रहा है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य केंद्र में थे इसलिए खराब हुआ। लेकिन ये मंगल 10th लॉर्ड भी है। अब ये पापी ग्रह माना जाता है, नैसर्गिक रूप में पापी है, नेचुरल मैलिफिक प्लेनेट है मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, है ना। शनि महाराज भी, और राहु केतु तो होते ही हैं। और बुध और चंद्रमा कंडीशनल होते हैं कि चंद्रमा बढ़ता हुआ अच्छा होता है, घटता हुआ खराब होता है। और बुध जिन पापी ग्रहों के साथ बैठ जाए तो पाप फल करता है, अच्छों के साथ बैठ जाए तो अच्छा फल करता है। मुहावरा है ना, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। तो बुध ग्रह की विशेषता है ना, इसीलिए वो राजकुमार माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मंगल ग्रह अब केंद्र का मालिक है, तो पापी ग्रह पाप फल नहीं करेगा। तो अब ये करेगा क्या? तो ये वो करेगा जहां इसकी दूसरी राशि है। अब इसकी दूसरी राशि संतान के घर में, इस आदमी के, इसका मतलब संतान दे सकता है, संतान अच्छी दे सकता है क्योंकि बलवान होकर बैठा है, एक्सल्टेड है, उच्च राशि का बैठा है। संतान पत्नी का ज्यादा ख्याल करेगी, यानी बच्चे जो होंगे माँ की तरफ ज्यादा रहेंगे। ये बच्चा मेरी सेवा करेगा कि नहीं? किसी के घर हम जाते हैं तो लोग बच्चों की पत्री दिखाते हैं तो पूछते हैं ये मेरी सेवा करेगा कि नहीं। अब उसमें लिखा है पिताजी की करेगा तो हम बोलते ही नहीं है, क्योंकि चाय पानी तो उसी औरत ने पिलाना है। कह दिया कि नहीं करेगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए, और कभी कभी माँ की सेवा करने वाला होता है तो हम भी बहुत ताकत से कह देते हैं। पर बच्चों ने माँ बाप का ख्याल रखना ही रखना होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते हैं। लेकिन ऐसी कुंडली में अब मैं मंगल को यहाँ से हटा के चाहे यहाँ लिख दूं, कहीं भी मैं लिख दूं मंगल को, तो मंगल एक पापी ग्रह हो गया। और यहाँ का मालिक होने से, 10th लॉर्ड होने से पाप नहीं करेगा। पर क्या राजा दशरथ ने ऐसा नहीं किया कि जंगल जाने का वचन दे दिया बिना पूछे? एक पाप फल हो गया पिताश्री के जरिए, बहुत रोए वो। लेकिन इस आदमी को अपने बेटों से तो सुख मिला, नाम तो मिला, बेशक चाहे वो साथ ना रहे या रख नहीं पाए वो, है ना, डर गए बेचारे कि रावण के घर में रही हुई औरत है। इसी प्रकार आप देखिए टॉरस लगन, कोई सा भी आप लगन बना लीजिए, उस लगन में जो भी ग्रह होते हैं वो पाप फल नहीं करते। अब आप ये देखिए, ये 2 नंबर का है तो ये 10 और 11। अब ये केंद्र है और ये त्रिकोण है। अब शनि महाराज 10th लॉर्ड होने से पाप फल नहीं करेंगे, पापी ग्रह हो गए ना, 10वें घर के केंद्र के मालिक होने के कारण वो पापी ग्रह पाप फल नहीं करेंगे। तो खराब तो शनि महाराज ने करना ही नहीं है, किसी भी कीमत पे टॉरस लगन के लिए शनि खराब नहीं करेगा कभी भी। लेकिन 9th लॉर्ड है तो त्रिकोण का मालिक है तो अच्छे फल करेगा। लेकिन वो बाधक भी है इस लगन के लिए, है ना। तो कुछ बाधाएं भी जीवन में आएंगी। बाधाएं क्या होगी कि शनि महाराज देर करते नहीं है ना, इतने स्लो चलते हैं कि बस पूछो मत। तो क्या होता है, भाग्य बनने में ही विलंब हो जाएगा, देरी हो जाएगी। पर लेट इज बेटर, कि होता तो है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये अच्छे रिजल्ट देगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसको तुला लगन में कन्वर्ट कर दूं, आप देखिए ये 7 नंबर का लगन बन जाए तो मैं 10 और 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये माँ की तरफ से, माँ के घर में शनि की राशि आ गई तो वहां से शनि पापी ग्रह होकर पाप नहीं करेगा किसी भी कीमत पे। कितनी भी खराबी कर ले माँ, उसको कहिए मेरा लाडला बेटा है, समझदार बेटा है मेरा। लेकिन संतान का घर का मालिक भी तो शनि हो गया ना, तो एक अच्छा योग करेगा, अच्छा फल देगा। तो ये केंद्र अधिपति दोष है। ये ग्रह जितने ताकतवर हो, पापी ग्रह, तो पाप नहीं करते, अच्छे हैं तो अच्छा नहीं करते हैं, करते वो हैं जहां इनकी दूसरी राशि हो। अब रह गए सूर्य और चंद्रमा। ये ग्रह ऐसे हैं, इनकी एक ही राशि है तो दूसरी राशि है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। कि जैसे ये केंद्र है, ये त्रिकोण है,
अब सूर्य भगवान नैसर्गिक रूप में एक पापी ग्रह हैं, 10th लॉर्ड है, तो सूर्य पापी ग्रह होने से पाप नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य अच्छे रिजल्ट देने की शक्ति रखते हैं। लेकिन चंद्रमा 9वें घर का मालिक है, तो वो तो अच्छा ही करेगा, हर हालत में अच्छा करेगा, हो ही नहीं सकता कि खराब कर दे चंद्रमा इस आदमी के लिए। अब चंद्रमा का बलवान होना जरूरी है, और चंद्रमा बलवान हो जाए तो चंद्रमा बलवान कैसे होगा? मान लो इधर कहीं सूर्य लिखा हो, सामने चंद्रमा लिखा हो, तो पूर्णमासी के आसपास का चंद्रमा कब बलवान होता है? आप लिखें कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा पूर्ण बलवान होता है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कृष्ण पक्ष चल रहा है, अंधेरा पक्ष हो गया, मुहूर्त नहीं करेंगे। बहुत सारे हमें लोग मिलते हैं जिनका मुहूर्त निकाल देते हैं, वो कहते हैं चांदनी रातें नहीं चल रही, अंधेरी रात चल रही है, मुहूर्त नहीं चल सकता। तो हम उनसे पूछते हैं कि लक्ष्मी जी क्यों पूछते हो फिर अंधेरे में? वो तो भयंकर अमावस होती है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार श्राद्ध पक्ष 16 दिन का होता है, कृष्ण पक्ष में चल रहा होता है, वो पूर्णमासी से शुरू होके, तो उसमें क्यों करते हैं? भगवान श्री कृष्ण तो कृष्ण पक्ष की रात में ही पैदा हुए थे, क्यों मनाते हैं? हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, पर मुहूर्त हो जाए तो नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि चंद्रमा का बलवान होना जरूरी कृष्ण पक्ष की पंचमी तक होता है, एकादशी से लगाकर, यानी ब्राइट हाफ की 11th जो लूनर डेट होती है वहां से लगाकर K5 तक डार्क हाफ में, तो चंद्रमा बहुत ताकतवर होता है। अब इस कुंडली के अंदर चंद्रमा ताकतवर हो जाए तो राजयोग हो जाएगा केंद्र और त्रिकोण का मालिक बनने से। देखिए अब इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूं। अभी मैंने इस कंडीशन में बताया कि चंद्रमा बलवान होना जरूरी है। अब देखिए चंद्रमा 10th लॉर्ड है, तुला लगन है, चंद्रमा बहुत 10वें घर का मालिक, सबसे 10th हाउस ताकतवर माना जाता है। ये मैं हूं, मेरे से ज्यादा मेरी माता जी से ज्यादा धर्म पत्नी या जीवन साथी या उसके बाद में पिताजी, ये ताकतवर लोग हैं, एक दूसरे से बढ़ते हुए क्रम में गिनेंगे इसको। यहाँ चंद्रमा बलवान हो जाए, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा दिया मैंने और सूर्य भगवान यही बिठा दिए, अब पूर्णमासी का जन्म हो गया, तो चंद्रमा बहुत ताकतवर हो गया, तो क्या हो गया? अच्छा ग्रह बन गया। अब ये अच्छा नहीं करेगा, किसी भी कीमत पे अच्छा नहीं करेगा, तो प्रोफेशन में क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नाम और प्रसिद्धि में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना? तो दिक्कत पैदा करता है। अब जैसे मान लीजिए किसी का मकर लगन बन जाए, अब जीवन साथी के घर का मालिक है चंद्रमा, चंद्रमा जितना कमजोर होगा उतना ग्रस्त अच्छा होगा, चंद्रमा जितना ताकतवर होगा उतना खराब हो जाएगा। आदमी कहेगा यार तेरा तो अमावस्या का जन्म है, तेरा तो चंद्रमा ही खराब हो गया, ऐसा नहीं है। सिद्धांत ये है कि वो ताकतवर ग्रह होना चाहिए, तो अच्छा नहीं करेगा। और ये मार्केश है 7th हाउस, तो क्या वो उड़ा देगा, नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए चंद्रमा मकर लगन में जितना कमजोर हो, व्यापार के लिए भी अच्छा, जीवन साथी के साथ जीने के लिए भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से किसी भी ग्रह का, कोई भी ग्रह हो, वो अच्छा ग्रह होता है तो अच्छे फल नहीं देगा, और खराब है तो खराब नहीं करेगा। अब मैं कुंडली बनाता हूँ, एक और अपनी ही बनाता हूँ किसी और की बजाय, उससे समझ में क्या होता है किसी और की कुंडली को लेके बनाने से। जो फेमस व्यक्ति हैं राजनीति में, उनके तो सबके पास कुंडली है, वो तो हम बना सकते हैं। अब आप ये देखिएगा कि मेरा बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ है, लाइट रीच है ना? चल रही है इसमें? नहीं दिखाई दे रहा। अब भैया शुभ बुला क्लियर नहीं है।
ये क्या हुआ कि दिख रहा है जी इधर, जड़ा वाइट दिख रहा है इसमें, चलो ठीक है। तो ये मिथुन लगन हो गया। अब यहाँ पे जुपिटर 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड है, दोनों राशियां केंद्र में है, तो बृहस्पति अच्छा ग्रह है, तो इस लगन वाले को अच्छे फल नहीं देगा। कहाँ के? 7th हाउस के, 10th हाउस के रिजल्ट नहीं देगा, बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं नौकरी कर सकता हूँ, पर नौकरी में भी कोई अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। आप ऐसा समझिए, यहाँ पे मेरा वीनस बैठा था, जेमोलॉजी के काम में नहीं जाने दिया उसने, पढ़ा तो दिया उसने, क्योंकि यहाँ पर वीनस था मिला ना, मैंने अभी आपसे बात की। और जुपिटर अभी उच्च राशि का, शुक्र भी उच्च राशि का, एक देवताओं के गुरु एक राक्षसों के गुरु, दोनों बलवान है मेरी कुंडली में। हो सकता है इसी वजह से मैं इस फील्ड में आ गया। लेकिन बृहस्पति कुटुंब के घर में बैठा है, दूसरे घर में, और ये अच्छा फल नहीं करेगा, किसी भी कीमत में नहीं करेगा। पर दूसरा घर धन का भी होता है, तो धन नहीं देगा, और धन की तरफ मेरे ध्यान भी नहीं है। और वैसे भी टीचर फटीचर ही होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, ज्यादातर जोड़ नहीं पाते पैसे। आज के जमाने की बात वो रहती है कि ट्यूशन घंटों के हिसाब से पढ़ाने को मिल जाती है और कर भी लेता है इंसान। पर बात बता रहा हूँ, ये अगर मिथुन लगन बन जाए या कन्या लगन बन जाए, 3 नंबर का या 6 नंबर का लगन बन जाए, और बृहस्पति कितना भी ताकतवर हो, अच्छे फल नहीं करेगा, क्योंकि केंद्र अधिपति दोष लग गया अच्छा ग्रह होने के कारण। तो बृहस्पति जितना नीच होगा उतना अच्छा है, जितना खराब होगा उतना बढ़िया है। अभी तो और अच्छा हो गया है ना। तो क्या होगा कि दूसरे घर का कारक भी है, धन का कारक है बृहस्पति 2nd हाउस में, तो धन का नाश करेगा, पैसा नहीं जोड़ने देगा, किताबों के चक्कर में लगा रहेगा इंसान, कोई भी हो जिसका बृहस्पति ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा। पर बृहस्पति यहाँ होता खराब हो जाता, तो हो सकता है कि अच्छे रिजल्ट देता मुझे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो ग्रह जहाँ होता है वो अपने उन राशियों के रिजल्ट करता है जहाँ उसकी दूसरी राशि हो। पर दिव्य स्वभाव के लग्नों में ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो सब कुछ वहीं पर होगा, दोनों राशि हैं। अब मान लीजिए गुरु का लगन बना देता हूँ मैं, कोई भी एक लगन, नौ और 12 और ये 3 और ये 6। अब बुध ग्रह खराब होना चाहिए, तो बुध ग्रह खराब कैसे होगा? सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाए, 6 8 12 में बैठ जाए, अपने दुश्मन की राशि में बैठ जाए, तो खराब हो जाएगा, तो अच्छे रिजल्ट देगा। और बुध ताकतवर हो जाए तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, है ना। खराब हो जाएगा तो अच्छे रिजल्ट दे देगा। खराब कैसे होगा ये हमने बात की। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो लगन का मालिक है, फर्स्ट लॉर्ड है। ऐसी जो पिछली कुंडली बनाई मैंने मिथुन या कन्या लगन की, तो बुध को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बुध लग्नेश है, फर्स्ट लॉर्ड है। पर जुपिटर को लगेगा, तो क्या होगा, आदमी अपने ज्ञान के कारण ही मार खाता है। मिथुन और कन्या लगन के जितने भी लोग मिलेंगे, वो अपने ज्ञान अपने नॉलेज के कारण ही परेशान होते हैं, क्योंकि जुपिटर उसका मालिक है। दुनिया लाख समझा ले, नहीं समझ में आएगी कि भाई ये चीज ऐसी होती है, और जहां बृहस्पति बैठेगा वहीं पे गड़बड़ कर देगा। तो ये जो योग बनते हैं ना, हमें प्रभावशाली होते हुए भी कई दफा दिक्कत में डाल देते हैं। तो ये जो केंद्र अधिपति दोष है, इसको समझ पाना थोड़ा कठिन होता है, तो आप इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इन सब के बाद में जो योग लिखा नहीं, उसके ऊपर अब बात करता हूँ। अब आप ये देखिए, सपोज करो एक कन्या लगन है। अब इसमें मैं कहीं पर भी, मान लीजिए यहाँ पर बाहर मैंने जुपिटर प्लस सैटर्न दोनों की पोजीशन को बिठा दिया। यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी कहीं पे भी हो सकते हैं 12 भाव में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10th, वो सॉरी 10th कह रहा हूँ, 4th एंड 10th लॉर्ड है। इसका मतलब ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, इन दोनों के बीच में संबंध बन गया, युति बन गई। तो क्या हो गया कि अपने आप में एक राजयोग हो गया ये। और ये जितना ताकतवर होगा, इतना ही पॉलिटिक्स की तरफ, राजनीति की तरफ, इस तरफ भी ले जा सकता है। जिस फील्ड में आप रहते हैं उस फील्ड में आपका नाम रोशन करा सकता है ना।
तो क्या होगा, ये दोनों मिल जाने से ये कहीं पर भी हो, नौवां घर सबसे बलवान घर होता है, इसलिए मैंने 9वें घर में बिठाया। फिर केंद्र का पहला घर होगा, 10th हाउस होगा, इन स्थानों पे बैठेंगे तो बहुत जबरदस्त योग बनेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों से योग बनते हैं, तो बहुत पावरफुल हो जाते हैं और अपना प्रभाव देते हैं। तो जो भी केंद्र के मालिक और त्रिकोण के मालिक मिल जाए, तो ये माना जाता है कि जितने भी योग मैंने पढ़ाए हैं उनमें पंच महापुरुष को छोड़ करके सब बहुत ताकतवर हो जाते हैं। और जब ये योग बनते हैं ना, तो गृहस्थ नहीं होने चाहिए, वक्री अवस्था में होते हैं तो भी अपना गड़बड़ कर देते हैं। तो इन ग्रहों को जब ऐसी स्थिति में आए, वक्री हो रहे हो, अस्त हो रहे हो, नीच हो रहे हो, तो इन ग्रहों की पूजा करा लेनी चाहिए, इनके बीज मंत्रों की पूजा करा लेते हैं, तो उससे हमारे जीवन में इनके अच्छे फल मिलने लग जाते हैं। तो ये माना जाता है कि जो योग होते हैं वो आजीवन प्रभावशाली होते हैं और पूरे जीवन फल देते हैं, और इनकी दशा अंतर दशा आ जाए तो और बढ़िया रिजल्ट ये दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने योगों के ऊपर बात की। अब आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे बताएं। कोई भी कुंडली हो आप बताएं, नहीं तो आपका कोई सवाल बनता है तो बताएं। बताओ। सर। हाँ जी, 1 मिनट जरा मैं इनके सवाल का जवाब दूं, फिर आपसे बात करता हूँ प्लीज। ओके सर, ओके सर। जी बताइए। और 7th में जुपिटर, 10th में सर जी यहाँ पे क्या है, जुपिटर जी, और 10th में सर मून और वीनस, मून और वीनस, और 8th में मरकरी, यहाँ सन और सैटर्न, बुध शनि और मरकरी, सैटर्न और सन जी, और 9th में है मंगल राहु। 9th हाउस में हाँ जी, मार्स राहु। एंड राहु। जी, तो सर यहाँ की तो सर इसमें हस्ती योग बना और गज केसरी से बना, तो सर गज केसरी फिर कैंसिल मानेगा ना, क्योंकि चंद्रमा केंद्र में आ गया हमारा। नहीं, गज केसरी योग तो बन ही गया, चंद्रमा से 10th हाउस में ईशु, ईशु, ये डरते, अगर चंद्रमा दिक्कत नहीं होती ये डर दे दरवाजे। आने के कारण ये गज मुझे केसरी नहीं योग। दूसरा मालवी योग, वो सॉरी, जो मालवी योग बनेगा वो कैंसिल होगा क्योंकि वो चंद्रमा के साथ है। हंस योग कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो चंद्रमा केंद्र में है। ठीक, तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन इस कुंडली के अंदर क्या हो गया कि आप देखें तो ये बृहस्पति महाराज 7th हाउस में गए, तो हंस योग तो मकर लगन के लिए अच्छा नहीं क्योंकि बृहस्पति खराब गुणों का मालिक है। अब यहाँ पर ये बृहस्पति बैठ गया, तो चंद्रमा से शुक्र और बृहस्पति केंद्र में है, तो क्या हो गया कि एक गज केसरी योग बन गया, एक अच्छी स्थिति का योग बन गया। शुक्र अपनी ही राशि का बैठा है नहीं, अच्छा योग बना दिया उसने। लेकिन आप ये देखिएगा कि चंद्रमा इस कुंडली में 7वें घर का मालिक प्रोफेशन में बैठा है, बीवी भी काम पर है, पति भी काम पर है, यानी दोनों आदमी काम करने वाले हो सकते हैं। हो सकता है काम इनका ऐसा हो, चंद्रमा यहाँ पे फास्ट मूविंग प्लेनेट है तो घूमने फिरने के काम हो, जॉब ऐसी है जो ट्रांसफरेबल हो, बार बार बदलती हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है शुक्र के कारण शुक्र से संबंधित कोई काम हो, या बहुत फैंसी चीजें, या बहुत साफ सुथरा काम धंधा होता हो, है ना। और ये व्यक्ति व्यापार करेगा तो बृहस्पति भी इसको पैसे दिलाएगा। और बृहस्पति क्या है कि खर्चे और तीसरे घर का मालिक है, और यहाँ से बृहस्पति यही देख रहा है। केतु तीसरे में हो सकता है तो 3 भाई बहन हो जाते हैं। ये कितने हैं? 3 है। देखो, तो केतु जब 3rd हाउस में होता है तो 3 भाई बहन हो सकते हैं। ये इनकी विशेषता होती है क्योंकि जुपिटर इसी को देख रहा है ना, और घर भी तीसरा है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योग बना दिया उसने। अब यहाँ पर आप देखो तो मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है। मंगल कहाँ का? 4th लॉर्ड, चौथे घर का मालिक है, तो पापी क्रिया पाप नहीं करेगा। पर 11th लॉर्ड है, हाउस ऑफ गेन का मालिक है, लाभ का मालिक है, तो लाभ कमाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, खूब मेहनत करेगा। हो सकता है कि राहु और केतु के एक्सेस में मार्स आ जाने से कभी कभी एंटी सोशल एक्टिविटीज में भी आदमी फंस जाता है, तो इससे थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है ऐसे इंसान को। परंतु क्या हुआ कि ये 2 योग है कुछ तो प्रभाव देंगे।
चाहे चंद्रमा बेशक कैंसिल कर रहा हो उन्हें, पर कुछ तो प्रभाव देंगे ही देंगे। तो कुछ प्रभाव देंगे तो एक देवताओं के एक राक्षसों के गुना, तो दोनों गुरुओं की बुद्धि तो है उसके पास कि वो अपना काम करने के बारे में विचार कर सकता है कि भी कैसी स्थिति होगी, क्या होगा, है ना। अब यहाँ पर आप देखो कि बृहस्पति महाराज कर्क में चल रहे हैं, शनि महाराज सिंह राशि में चल रहे हैं, है ना। तो क्या 79 के आसपास की कुंडली है? सर 78 है और ये बैंक 78 की कुंडली है। अब देखो हमारे को ये 79 के आसपास की मैं कह रहा था, और ये निकली 78 की कुंडली निकली, तो उसके आसपास की कुंडली हो गई है ना। बैंक में हमारी पोजीशन कौन सी है? हाँ, तो बृहस्पति हो सकता है इनके प्रोफेशन को दिखा रहा हो, बैंकर हो गए, या शुक्र भी पैसा होता है, लक्ष्मी जी होता है, चंद्रमा भी पैसा होता है, तो उनसे जुड़ी हुई पोजीशन पे है, ठीक है। शुक्र ने इनको अच्छा, और हो सकता है इनकी भी बॉस लेडी हो, शुक्र है ना, ये भी होता है। पर क्या होता है कि ये अगर अपनी अच्छी पोजीशन पे है तो बहुत अच्छी बात है, पर लगन का मालिक मौत के घर में बैठा हुआ है, तो लंबी उम्र होती है। शनि जब भी 8वें घर में होता है तो आदमी की लंबी उम्र होती है, और लंबी उम्र चाहिए ही नहीं, क्योंकि दुखों का कारण बन जाएगी। और सर इसमें जो पूरी वो नहीं, लग्नेश वीक इसलिए नहीं हुआ कि शनि तो 8वें घर का कारक है, और ये अपवाद है कि शनि 8वें घर में अच्छा होता है आयु के लिए। अब यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य उसका दुश्मन है, सूर्य के साथ ही बैठा है, सूर्य तो मौत का ही मालिक है। तो ये क्या हो गया, शनि 9 पुत्र हो गया, सूर्य पिता हो गया, और बुध उनका राजकुमार है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे इंसान का शुक्र खराब कर दिया इसने। सूर्य और शनि जब भी मिलेंगे शुक्र खराब हो जाता है ना, ये एक बात होती है। पर चूंकि अगर मैं इसका नवांश बनाऊंगा तो मेरे को बहुत सारी और भी बातें पता चलेगी। और अभी आप ये समझिए कि हमने ये वाली बात की कि इसकी कुंडली के अंदर, अब जैसे इन्होंने कहा ये हाई पोजीशन पे है, अब आप इसका कारण देखिए क्या हुआ। अभी हमने बात की थी कि केंद्र और त्रिकोण के मालिक मिल जाए तो विशेष राजयोग बनता है। पोजीशन डिपेंड करती है कि हाउसेस कौन से हैं। ये कौन सी राशि है, ये 2 नंबर, ये कौन सी राशि है, ये 4 नंबर। इसका मालिक शुक्र यहाँ बैठा है 10th हाउस में, ये मून यहाँ पर बैठा है, ये क्या है, त्रिकोण है, ये क्या है, केंद्र है, ये विष्णु जी है, लक्ष्मी जी है, दोनों 10th हाउस में बैठे हैं। और 10th हाउस केंद्र स्थानों में सबसे बलवान केंद्र होता है, ये स्थान सबसे ताकतवर होता है, और यहाँ पर ये बैठे हैं। तो क्या हुआ कि ये अपने आप में एक राजयोग बना दिया इसने, केंद्र और त्रिकोण के मालिकों का मिलना। अब यहाँ पर चंद्रमा क्या है कि बलवान होने की तरफ है, क्योंकि चंद्रमा सवा दो दिन तो 5 और ये करीब 6 एक दिन का, मतलब शुक्ल पक्ष की षष्ठी अष्टमी के आसपास का जन्म है ना, जुलाई के आसपास का जन्म हो गया ना, सितंबर में, ठीक है। अब ये अच्छा, चंद्रमा कौन क्या बताया आपने, पंचमी। हाँ, तो वो 2 और 2 4 5 शुरुआती मतलब खत्म हो रही होगी पंचमी, कहने का मेरा अर्थ ही है। तो ये यहाँ पर आ गया, अब ये चंद्रमा बलवान हो गया, तो ये 7th लॉर्ड है, शुभ ग्रह, शुभ फल नहीं करेगा। अब ये क्या हो गया, ये प्रेम संबंध है, ये पत्नी है, शादी हो गई क्या इनकी, ठीक है, इनका डाइवोर्स का केस चल रहा है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने अच्छा फल नहीं देना, बलवान हो गया, है ना, शुभ ग्रह शुभ फल नहीं करेगा, तो चंद्रमा दिखा रहा है कि अच्छा फल नहीं दिए किसी भी कीमत पे। अब चंद्रमा को कमजोर करने का क्या तरीका हो सकता है, कोई तरीका नहीं हो सकता किसी भी ग्रह को कमजोर करने के लिए। माँ से लड़ा नहीं जा सकता, माँ को निकाला नहीं जा सकता, है नहीं, पर आदमी को दयालुपन में, दयालु व्यवहार में कुछ कमी लानी चाहिए, दया करे पर दूसरे तरीके से करे। तो ये क्या होता है कि चंद्रमा इमोशंस हैं, ज्यादा भावनाओं में नहीं रहना चाहिए, जितनी ज्यादा भावनाओं में भावुकता में जाएगा इंसान उतना ही खराब होता चला जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का काम ही है इमोशंस को डेवलप करना। तो क्या हो गया कि उसने ये वाला काम खराब कर दिया, और मैंने पहले कहा कि सूर्य शनि इकट्ठा हो गया तो शुक्र खराब हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि मैरिड लाइफ हो सकती है पर हैप्पी नहीं होगी, है ना। अब तलाक हो रहा है तो हैप्पीनेस तो खत्म ही हो गई, है ना। तो ये कहने का अर्थ ये हुआ कि इस ग्रह ने
ये हमारे को कुछ इस आदमी का दोष नहीं है, डेस्टिनी ऐसी हो गई कि कुंडली देखने के लिए, मेरे को रीड करने के लिए योग के बारे में जानकारी मिल गई, तो उससे पता चल गया कि इसका तो ऐसा चल रहा होगा मामला। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। हाँ जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे मैडम जी। जी सर, सर जैसे मैं ज्योतिषी में आगे जाना चाहती हूँ, तो सर कौन सा योग होना चाहिए मेरा? देखो, अगर कोई आदमी ज्योतिष में आगे बढ़ना चाहता है ना, तो उसके लिए जिन योगों की बात करते हैं, तो मंगल, बृहस्पति, ये ग्रह ऐसे हैं। मंगल तर्क शक्ति है। जी ज्योतिष के भाषा में ज्योतिषी के क्या गुण होने चाहिए, उसमें एक गुण में हमने आपको पहले में दिया था एक कागज, उसमें संस्कृत की भाषा में है गुना। मतलब आदमी के पास सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, हाजिर होनी चाहिए, और बात को जल्दी पकड़ के बात करने की ताकत होनी चाहिए अपने सिद्धांत के साथ। तो मंगल ग्रह लॉजिक का मालिक होता है, तो मंगल ग्रह बलवान होना चाहिए, उठापटक करने वाला। चंद्रमा या गुरु बलवान हो तो आदमी को साइकोलॉजी की जानकारी बहुत अच्छी हो जाती है। और ज्योतिषी का काम साइकोलॉजिस्ट जैसा ही है। तो बृहस्पति का बलवान होना चाहिए। बृहस्पति कहाँ बलवान होता है? पहले घर में, चौथे घर में, और सातवें घर में, 10वें घर में, केंद्र में, है ना। लेकिन 10वें घर में आमतौर से लाल किताब उसको खराब मानती है, क्यों नीच हो जाता है। पर फर्स्ट हाउस में जुपिटर होता है, तो जन्म से ही आदमी मास्टर होता है, ज्ञानवान होता है, ज्योतिषी हो सकता है, विद्वान हो सकता है। ये एक बात होती है। तो बृहस्पति का बलवान होना, चंद्रमा का बलवान होना, मंगल का बलवान होना, ये दिखाता है कि आदमी अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। अब आपका कोई ग्रह यहाँ पर इनमें से कहीं है? सर, मैंने अभी चेक नहीं किया। अच्छा ठीक है, तो जी कोई बात नहीं। पर मेरा मानना ये है कि जितने भी लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनमें से जिनका छठे, 8वें और 12वें घर के स्वामी की दशाओं का संबंध बनेगा, जी सर। वो लोग ज्योतिष बहुत अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस दिमागी मेहनत कराने वाले घर हैं, और इनकी दशा पर दशाती है, तो ये योग बनाते हैं, तो ये प्रभावशाली होते हैं। ओके सर। कि मेरे कुंडली के अंदर बृहस्पति शुक्र को देख रहा है, तो उसने हीरे जवाहरात की तरफ ले जाके वापस लाके इधर पटक दिया। जी सर। लाइन की तरफ, फिल्मी गानों की तरफ, फिल्मों में ध्यान ही नहीं देने दिया, उसने किताबें पढ़ने में लगा दिया। तो क्या हुआ, बृहस्पति ने ऐसा काम कर दिया, तो इधर आ गया मैं। पर जी ये जरूरी नहीं कि बृहस्पति और शुक्र ग्रह किसी के उच्च राशि का हो तो वही ज्योतिषी बनेगा। चंद्रमा भी अच्छा हो, मंगल अच्छा हो, गुरु अच्छा होना चाहिए, तो अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। और कभी कभी एक चंद्रमा लगन में बृहस्पति सप्तम में हो, तो भी बहुत जी अच्छा ज्योतिषी होता है। या बृहस्पति लगन में चंद्रमा सप्तम में हो, राहु 12 में भी बहुत अच्छा ज्योतिषी बनाता है। सूर्य 5वें घर में हो तो भी बहुत अच्छा ज्योतिषी हो जाता है इंसान। और राहु और केतु का संबंध 5th या 11th हाउस से होता है, क्योंकि 5वें में गिर आएगा तो 11th से खुल जाएगा। तो क्या होगा, पूर्व जन्मों की संचित बुद्धिमत्ता उसको पा सकती है। जो काम वो नहीं जानता, वो काम भी बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसके पास पिछले जन्मों की बहुत सारी कलेक्शन होती है दिमाग के अंदर। चल रहा होता है कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, और वो अच्छा ज्योतिष का काम कर लेता है। इस ओके प्रकार से सर। आदमी अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। राहु 12, देखो जो 6, 8, 12 के घर के मालिक होते हैं ना, अगर ये ताकतवर होते हैं, तो आदमी नेगेटिव बातें बताने में एक्सपर्ट होता है। नेगेटिव बातें बताएगा तो क्या होगा, वो भी सच होंगी, कि तेरी तो मौत हो जाएगी 2-4 दिन में, तो आदमी मर भी सकता है। उसने कह दिया तुम्हें तो ये बीमारी हो सकती है, तो ये हो सकता है ना। ये एक बात होती है। ये किसी की आवाज आ रही है? स्पीकर ऑन हो रहा है ना, प्लीज बंद कर लें। और कोई सवाल है तो बताएं जी। सर, मृत्युंजय और महामृत्युंजय में क्या फर्क है? ये रेमेडियल पार्ट्स है यार। ये महामृत्युंजय और मृत्युंजय मंत्र जो होते हैं, अब इसमें लघु भी है और दीर्घ भी है, दोनों ही प्रकार के होते हैं, है ना। महामृत्युंजय और मृत्युंजय दोनों मंत्र एक ही है, लगभग एक जैसे ही हैं। बस वो थोड़ा बहुत अलग है, एक में पति वेदना में, एक में हाँ। पुष्टि वर्धन। हाँ, पर इसका अलग अलग क्या होता है? कुछ नहीं। आप जो अगर आप किताबें पढ़ेंगे, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये, एक बात बताओ, महादेव और देव में क्या अंतर है? अंतर नहीं। महादेव का मतलब है सबसे बड़ा देवता, और महाकाल माने सबसे बड़ा काल, यानी बिग बैंग कह लो आप अंग्रेजी की भाषा में। ऐसे ही महामृत्युंजय
महामृत्युंजय पूरा एक वर्ड है, ओम त्र्यंबकम यजामहे पूरा मंत्र है वो, है ना। तो लोग ये समझते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग जब भी करते हैं जब कोई मौत का खतरा पैदा हो रहा हो, ऐसा नहीं है, कभी भी उसका पाठ किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। और आयु बढ़ाने के लिए, कम से कम बीमारियां शरीर में आए, इसके लिए रोजाना प्रतिदिन क्या करना चाहिए? एक स्तुति है जो अष्ट चिरंजीवी की स्तुति है। अब अष्ट चिरंजीवी कौन कौन है? अश्वत्थामा थे, बलि थे, व्यास थे, हनुमान जी हैं, विभीषण है ना, कृपाचार्य है ना, परशुराम जी हैं। इनके नाम प्रतिदिन याद करने चाहिए। तो एक मंत्र मिलता है ना, अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको दे देंगे। क्या है वो? अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुराम। हाँ, है ना। तो जो आदमी इनके नाम लेता है वो चिरंजीवी होता है, अर्थात उसकी आयु बढ़ती है। तो रोजाना इसको एक बार कम से कम पढ़ना चाहिए, है ना। आज अमावस्या, आज से ही शुरू कर सकते हैं। अमावस्या में, पूर्णमासी में, दोनों अष्टमी पे, क्रांति सामे में या अमृत सिद्धि योग में, सर्वार्थ सिद्धि योगों में किसी भी मंत्र का पाठ करना शुरुआत करने के लिए बेस्ट होता है। तो जो ये महामृत्युंजय मंत्र है और जो ये अष्ट चिरंजीवी स्तुति है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमने डेथ पॉइंट होते हैं, कुछ हीरो की डिग्रियां होती है फिक्स, उन मतलब समझने के लिए बहुत आसानी की बात होती है ये कि किसी भी ग्रह की ना एक डिग्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी आदमी का धनु लग्न होता है और अगर ये 18 डिग्री के आसपास हो तो डेथ पॉइंट पे है। मान लीजिए ये 9 नंबर से पत्नी बनी और ये वाला 18 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री आप समझ लीजिए ये हो, तो मौत की घंटी है। आदमी की अकाल मृत्यु हो सकती है, अचानक मृत्यु हो सकती है, ये फिक्स है। ये डेथ पॉइंट पे होने पे अचानक जब उस ग्रह के टाइम आता है ना तो ये काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ का लगन डेथ पॉइंट पे था, शुक्र की दशा स्टार्ट हुई, बुध ग्रह डेथ पॉइंट पे था, बुध का अंतर आया, काम खत्म। तो जो ग्रह डेथ पॉइंट पे होते हैं ना वो मार भी देते हैं इंसान को। तो वो डेथ पॉइंट का कागज हम आपको भी भेजते हैं, उसी कागज पे हमने ये वाला मंत्र लिख रखा है, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानस्य विभीषण। ये मंत्र है, मंत्र नहीं है, ये स्तुति है। इसे मंत्र मत समझिए, ये स्तुति है ना। तो कोशिश करते हैं आपको पहले मंत्र ही भेज दें, पूरा कागज भी भेज देते हैं ताकि आप अपनी कुंडली में ग्रह ढूंढ लेंगे वो डिग्री के, क्योंकि ये डर का काम हो गया ना। अब आदमी फट से ढूंढेगा मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह डेथ पॉइंट पे बैठे, तो वो मुश्किल हो जाती है। पर आपको भेजते हैं तो हमें, क्योंकि ज्योतिष पढ़ते पढ़ते आदमी बोल्ड हो जाता है कि ये दिन तो मरने हैं, क्या फर्क पड़ता है। अभी बेचारे का क्या है, उसके ग्रस्त में परेशानी दिखाई रहा है ना, कुंडली में ये होता है। एक और भी बात होती है कि कभी कभी क्या होता है कि 8-12 में ना सन, ठीक, और सैटर्न और मरकरी ये एक्स्ट्रा मैरिटल दिखाते हैं, ठीक, तो अच्छे नहीं होते। और खासतौर से अभी जो कुंडली हम देख रहे थे वो 8वें घर के अंदर है। तो 8वां घर क्या होता है? गुप्त स्थान है, शरीर के गुप्त अंग भी हैं, पता नहीं चलने देता ऐसे संबंधों के बारे में। लेकिन उसकी बीवी को पता चल जाएगा, उसके पति को पता चल जाएगा, किसी को और को पता नहीं चलेगी। ये वाली बात, कुछ भी कारण रहा हो, कुछ भी कारण रहा हो, पर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हम तो पढ़ रहे हैं तो हमारी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये भी कॉम्बिनेशन जो होता है 8th हाउस में था अभी जो हमने देखा, है ना। तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। और ये 8वें घर में, तो 8वां घर क्या है? बुध का। बुध खराब है, वाणी को भी मैंने बात की। तो ऐसे इंसान का क्या होता है, कोई ना कोई बुआ मौसी का ग्रस्त खराब होगा, है उसके किसी का, किसका है? उसकी बहन का ग्रस्त खराब है। देखो बुध ग्रह बहन का प्रतीक है ना, बुआ का, मौसी का, तो बहन का ग्रस्त खराब है। अब उसका ग्रस्त अच्छा चले इसके लिए प्रयास करेगा ये आदमी, तो इसका ग्रस्त अच्छा चलेगा। कैसे भी करे, अपनी बहन का ग्रस्त जीवन अच्छा चलाने के लिए कितना भी झुकना पड़े, झुकना चाहिए उसे, तो उसका ग्रस्त अच्छा चलेगा। नहीं तो दोनों तरफ खराबियां पैदा कर देगा ये बुध ग्रह, है ना। और इसकी जिम्मेदारी का कारण जो मैंने बताया आपको वो होगा।
चलिए कोई बात नहीं, ग्रह हैं अपना अपना प्रभाव देते हैं, सभी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं से कुछ लेके आए हैं। नहीं, किसी का अच्छा है किसी का बुरा है, सब कुछ अच्छा बुरा चलता रहता है, जीवन के हिस्से में। कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो क्लास खत्म करता हूँ। ठीक है, ठीक है, नमस्कार, प्रणाम।